अध्याय 6 देख रहे हैं, नगर, व्यापारी और शिल्पजन। नगर का मतलब है जो आज के शहर हम जिन्हें कहते हैं। व्यापारी जो ट्रेड करते हैं, ट्रेड मतलब एक सामान वो खरीदेंगे कहीं से और फिर उसे बेचेंगे, यानी किसी ऐसी जगह से जहां सामान बनता हो वहां से खरीदेंगे, या कोई और सामान बेच रहा हो जिसे हम कहते हैं होलसेल, उससे ये खरीदेंगे, रिटेल कह सकते हैं इसको, और ये आम जनता को बेचेंगे। इससे क्या होगा, मान लीजिए यहां इन्होंने 100 रुपए में लिया, यहां इन्होंने बेचा 110 रुपए में, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से व्यापारी काम करते हैं। पहले जमाने में बार्टर सिस्टम भी था, यानी कि एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था, लेकिन अब चीजें चेंज हो गई। और जिस समय की आप बात कर रहे हैं, मध्ययुगीन यानी कि जो हम मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ और चीजें मैं बताऊंगा आपको। और शिल्पी जन का मतलब होता है जो शिल्पकार होते हैं। शिल्पकार का मतलब होता है कि आप आर्टिस्ट हैं, आप शिल्प बना सकते हैं, यानी आपके हाथ में कोई कला है और उस कला से बहुत सारी चीजें, जैसे जो घर बनाता है वो भी कलाकार है, एक मिस्त्री या फिर एक लेबर, ये भी एक कलाकार है। कोई फ्लोर डालता है, कोई मार्बल डालता है, वो भी एक कलाकार है। ओके, तो जब मध्ययुगीन नगर की जब मैं बात करता हूं, तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के नगर बने। नगर मतलब शहर। शहर, गांव में अगर आप देखेंगे तो मेनली काम क्या होता है, गांव में अगर देखेंगे, मतलब अगर मैं इसको कहूं कि गांव, तो वहां मेन काम क्या होगा, कृषि या कृषि से रिलेटेड काम हो गया, है ना। शहर वो इलाका हो गया जहां कृषि भी हो सकती है, लेकिन बाकी ट्रेडिंग होगी, या जो और सर्विसेज होती है, वहां पर होटल होंगे, वहां पर गाड़ियां चल रही होंगी, वहां पर और मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, ये हो गया। तो अगर कोई किसी भी शहर में आता है मध्ययुगीन में, तो वो एक शहर को कैसे कह सकता है, जैसे अगर कोई भी मान लीजिए हरिद्वार जाता है, या उस जमाने की अगर मैं बात करूं तो वृंदावन जाता है, तो वृंदावन जाएगा तो उसको ये लगेगा कि यहां तो मंदिर ही है, मंदिर ही मंदिर है, और साथ में यहां सारी चीजें जो है मंदिर पे डिपेंडेंट है। मंदिर के कारण वहां पर आपको पुजारी मिलेंगे, वहां पर आपको माला वाला मिलेगा, वहां आपको जो लोग आते हैं तीर्थ यात्रा करने वो मिलेंगे, होटलों में रहेंगे। कहने का मतलब है कि ये एक मंदिर नगर होगा। इसी तरीके से कोई ऐसा हो सकता है जो केवल वाणिज्यिक नगर हो। अगर सूरत की बात कर लें, अहमदाबाद की बात कर लें, ये वाणिज्यिक नगर है, यानी कि इसमें इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, या कहें कॉमर्स इन्वॉल्व है। जो मैंने आपको यहां शुरुआत में बताई, ये चीज इन्वॉल्व है, मेनली खरीद फरोख्त का काम होता है। अब यहां पर आ जाइए आप, इस जगह पे या इस जगह पे या इस जगह पे या इस जगह पे, तो ये जो शहर है या ये नगर, नगर जो है हम नगर ही कहेंगे, शहर नगर में आप इक्वेट कर रहा हूं। ये सूरत की इंपॉर्टेंस किस लिए हो गई, क्योंकि ये एक पत्तन है। पत्तन मतलब पोर्ट, पोर्ट, इसके आसपास पोर्ट है। पोर्ट यानी समुद्री व्यापार हो सकता है। तो कई ऐसे शहर हैं जो मंदिर शहर बने, नगर बने, कई ऐसे हैं जहां वाणिज्य ज्यादा हुआ, कोई ऐसे हैं जो शहर क्योंकि उनकी समीपता है, वो जो ट्रेड होता है पानी के द्वारा, वहां पर वो बहुत अच्छी तरीके से कहें सिचुएटेड है, उनकी लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ऐसे कई नगर हो सकते हैं। अब वाणिज्यिक हो गए या कार्यकलाप हो गए, वाणिज्यिक कार्यकलाप तो हो ही रहे हैं, कॉमर्स हो रहा है, साथ में शिल्प उत्पादन। अगर आप कोई जगह जाएं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, मैं शिल्प पे नहीं ले जाता हूं, आपको बताऊं आगरा। तो आगरा का नाम लेते ही आप बोलेंगे हाँ, वहां तो ताजमहल है, वहां पर रेड फोर्ट, वो जो फोर्ट है, किला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं पेठा, तो आगरा का पेठा ही तो सबसे ज्यादा फेमस है, और कहीं का पेठा फेमस है क्या? तो ये अगर मैं इसको रिलेट करूं शिल्प से, मुरादाबाद में बहुत अच्छा काम होता है बर्तनों का या शिल्प का। तो ये नगर इसलिए फेमस हो गए क्योंकि वहां पर शिल्प बहुत अच्छा बनता है, मतलब लोग, कलाकार बहुत अच्छे और अच्छी चीजें बनाते हैं। ओके, तो ये जो शहर है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शहर है शिल्प के नजर से। और यहां बता दूं आपको कि व्यापार यहां हो रहा है या शिल्प हो रहा है। शिल्प मतलब कोई चीजें बनाई जा रही है और बहुत बहुत उम्दा बनाई जा रही है। अगर आप हर जगह देखें तो उतनी अच्छी नहीं बनाई जाती। जैसे मैंने पेठा बताया, पेठा ऐसा नहीं है कि केवल आगरा में बनता है, हर जगह बनता है, लेकिन आगरा का पेठा बड़ा अच्छा है।
प्रशासनिक केंद्र मतलब होता है कि जैसे अगर आपका स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल है एक, है ना, एक प्रिंसिपल है, वो क्या होगा कि एक हेडमास्टर होंगे, 2-4 टीचर होंगे, तो ये एक प्रशासन की व्यवस्था हो गई। जब हम किसी राजा किंग की बात करते हैं, जब हम चोल वंश की अगर बात करें, तो वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, भाई राजा होगा, राजा के मंत्री होंगे, वहां के महामंत्री होंगे, कुछ सेना नायक होंगे। तो जो चोल राजाओं की राजधानी है तंजावुर, इसको दिखा दूं, ये जो तंजावुर आप देख रहे हैं, ये चोला डायनेस्टी की बात मैं कर रहा हूं, ये है तंजावुर, इसको तंजौर कहते हैं, अभी तंजौर है ना, तंजावुर। तो जब मैं बात करता हूं ये चोल राजाओं की जो राजधानी है तंजावुर, यहां पर हम जरा चलने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि यहां है कावेरी नदी, ये 12 मासी है, यानी पेरेनियल रिवर है, 12 मासी नदी है, हमेशा पानी इसमें रहता है और यहां पर आके डेल्टा बनाता है। वैसे आमतौर पे सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, लेकिन इसका डेल्टा कुछ खास है। यहां पर जो नदी आती है वो उलीचती है, अपना जो मिट्टी है वो बाहर की तरफ छोड़ती है, पानी भी इधर उधर फैलाती है, जिसके कारण ये जगह जो है बड़ी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो ये जो इलाका हो गया तंजौर, इसीलिए फेमस हुआ या इसलिए आगे बनाया गया क्योंकि यहां पर फर्टिलिटी भी है और एग्रीकल्चर भी है, साथ में पानी भी है। यहां पर जो तंजौर है, लेकिन केवल इसी नाम से मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कावेरी नदी के पास में तो बहुत बेहतरीन शहर मैं कह रहा हूं, 12 महीने कावेरी नदी बह रही है, और हम जब तंजावुर की बात करते हैं तो उस जगह पे है वो। अब राजा जो है राज चोल, यह है राज चोल वन, राज चोल वन के बाद 2 भी आए, तो इन्होंने बनाया राजेश्वर मंदिर। इसके बारे में हम काफी बेहतरीन तरीके से डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यह है राजा द्वारा बनाया राजेश्वर मंदिर। अब इस मंदिर के बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है, क्योंकि इसको जिसने बनाया है बहुत बेहतरीन बनाया है, और जिन्होंने बनाया है उनका नाम समझ लीजिए, जो वास्तुकार हैं, इसके आर्किटेक्ट हैं, इसको बनाने वाले हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका नाम है कुंजर मल्लन राज पेरुथचंद। कुंजर मल्लन राज पेरुथचंद, ध्यान रहेगा, इतना नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कुंजर मल्लन भी याद कर रहे हैं या पेरुथचंद याद भी कर ले तो भी चलेगा। ये जो जगह की, ये इन साहब की बात मैं कैसे कर रहा हूं, कैसे पता हमें, उस जमाने में किसने बताया हमें, यहां पर बाकायदा इन्होंने जब बनाया ना तो इंस्क्रिप्शन है इस मंदिर में, अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखावट है, पत्थरों पे चीजें लिखी गई हैं, उसमें इन्होंने बताया, बड़े शान से बताया कि मैं हूं इसका वास्तुकार, मैंने इसे बनाया है। ये क्योंकि ये शिव का मंदिर है तो बहुत विशाल, बहुत बड़ा यहां गर्भगृह है, यहां पर बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग इन्होंने स्थापित किया है और बहुत फेमस ये मंदिर रहा। अब इसके अलावा जो पूरे शहर तंजावुर शहर की बात करूं, वहां बहुत सारे राजमहल हैं, कहीं मंडप भी है। तो राजा लोग क्या करते थे, जो मंडप होते हैं, मंडप यानी होता है एक ऐसी जगह जहां पर वो अपना राजकाज लगाते हैं, दरबार लगाते हैं। अब जैसे मंडप हो गया, यहां पर राजा बैठा हुआ है, अब ये क्या करते हैं, इनके जो सेनापति हैं, महामंत्री हैं, जो भी मंत्री हो गए, उनको ये आदेश देते थे। तो आदेश कहां से देते थे, मंडपों से देते थे, ठीक, क्योंकि पैलेस जो होता है वो तो इनके रहने का होता है ना, जो और किला जो होता है वो तो पूरे कैपिटल को कवर करता है मोस्टली। तो ये जो मंडप बने होते थे, वहां से ये एक तो प्रशासन चलाते थे, यानी आदेश देते थे। इसके अलावा क्योंकि ये राजा हैं तो सैनिक शिविर भी होंगे, तो इस शहर में जहां हम तंजौर की बात कर रहे हैं, इस जगह की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सैनिक शिविर भी है जहां सैनिक लोग रहते हैं। ओके, अब जो नगर है इसमें बहुत, ये क्योंकि एक ऐसा नगर है जिसमें बाजार है, बाजार में बहुत सारी काम होते हैं, वैसे हर बाजार में काम होते हैं, आज तो आपके लिए नॉर्मल है, उस जमाने की बात कर रहा हूं। एक तो यहां पर अनाज का मतलब होता है फूड ग्रेन्स वगैरह हो गया, एक तो आपको यहां लिख देता हूं, एक तो अनाज हो गया, उसके अलावा आपका मसाले हो गए, क्योंकि साउथ इंडिया में तो वैसे भी मसाले फेमस है, कपड़े हो गए, आभूषण हो गए, इन सब की खरीद फरोख्त चल रही है। और जो यहां पर इस शहर की जल आपूर्ति है, एक ऐसी कई जगह, जैसे आप कहेंगे, आप तो कह रहे हो कि ये कावेरी नदी के पास है, पानी पानी है, लेकिन ऐसी भी तो जगह होगी जो थोड़ी सी दूर होगी, वहां पर कुओं यानी वेल्स और तालाबों के जरिए पानी की पूर्ति कर रहे हैं, और पानी की पूर्ति होती है। अच्छा, इसी के पास तंजावुर के पास एक और जगह है जिसका नाम है, ये भी नगर है, उरैयूर। मैं आपको दिखा देता हूं, दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके।
ये तंजावुर हो गया, उसके जस्ट करीब उरैयूर है, और दोनों की लोकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर उरैयूर की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर एक नाम बहुत दिमाग में बिठा लीजिए, सालीय, सलयार सालीय। ये जो बुनकर है, बुनकर मतलब होता है जो कपड़ा का काम करते हैं, बुनते हैं कपड़ों को। अब जो मंदिर का उत्सव हो रहा है उसमें झंडे झंडियां, अब आप देखिए ये मंदिर के ऊपर या जहां जहां आप दिखाना चाहते हैं वहां पर एक फ्लैग नहीं लगाते इस तरीके का, ऐसा फ्लैग लगता है ना, तो ये जो फ्लैग है, एक तो झंडे झंडियां हो गया, अब राजा हो गए और इनके जो सब अभिजात वर्ग है यानी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके लिए कपड़ा, बढ़िया सूती वस्त्र बनाना होता है। तो जो दो तरीके के कपड़े ये बना रहे हैं, जो सलई, मैं नाम बिल्कुल ध्यान से रख लीजिए इनका, सालीय या सलैयार इनको आगे हम कहेंगे, ये दो तरीके के कपड़े बनाते हैं। एक अच्छा कपड़ा यानी बहुत शानदार कपड़ा, बढ़िया सूती वस्त्र, सूती, तो जो सूती वस्त्र है बढ़िया वाला, ये हो रहा है राजा के लिए, राजा की फैमिली के लिए, और जो अभिजात वर्ग है, नोबल कह देता है उनको, नोबल, नोबिलिटी कहते हैं इनको। और फिर उसके बाद एक साधारण कपड़ा बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं, ये आम जनता के लिए, मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए कह देता हूं, पब्लिक के लिए बना रहे हैं। ओके, कुछ ही और दूरी पे यहां पर आप एक मैं आपको स्वामी मलाई कह रहा हूं, स्वामी मलाई। स्वामी मलाई का मतलब ये में जो है स्थपति नाम आएगा। स्थपति का मतलब ये है कि जो मूर्ति बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मूर्ति। स्थपति कहां से आता है, स्थापित करने से। स्थापित किसका स्थापित, यहां पर आप किस चीज को स्थापित करेंगे, मूर्तियों को ही तो करेंगे स्थापित, मूर्तियों की तो पूजा हो रही है, तो स्थापित ये हो गया स्थपति, इसलिए इसको स्थपति कह रहे हैं। मूर्तिकार, स्थपति, एक ही बात कर लीजिए आप। और यहां पर मैं जो जगह बता रहा हूं वो है स्वामी मलाई, अब इसका मैं स्वामी मलाई का बकायदा आपको आगे चल के मंदिर भी दिखाऊंगा। तो ये आपका हो गया स्वामी मलाई, राइट। तो स्वामी मलाई यहां पर कुछ दूरी है, लेकिन यहां स्थपति और जो मूर्तिकार है जो बहुत बेहतरीन कांसे की मूर्ति, कांसे, ठीक, आप देखिए कांसा, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की बात कर रहा हूं, ब्रॉन्ज। और केवल यही मूर्तियां नहीं बना रहे, बल्कि आप देखेंगे कि दीप बना रहे हैं। अगर आपका कोई भी फंक्शन होता है, आप देखते हैं इस तरीके से ऐसा द्वीप प्रज्वलन होता है, यहां पर द्वीप जलाते हैं, बहुत आपके घर प्रिंसिपल आएंगे या वो जो ऑफिसर आएंगे वो आके द्वीप पर प्रज्वलन करेंगे, तब प्रोग्राम की शुरुआत होगी। तो ये जो द्वीप आते हैं ना, ये जो आज भी जो आ रहे हैं, वो आप समझ लीजिए कि वो एक तो कांसे के बने होते हैं, तो मूर्तियां नहीं, इसके अलावा जो दीप है जिसपे आप अग्नि देते हैं तो वो जलता है और चीजों की शुरुआत होती है, तो वो ये हो गया, राइट। आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि एक प्रशासनिक केंद्र एक कैसा बन रहा है तंजावुर, किसके अंडर में, चोल वंश में। लेकिन एक और बात है, क्योंकि हमने बात की इस मंदिर की, हम कह रहे हैं कि यहां पर मंदिरों का काम हो रहा है, मंदिर ज्यादा है, इसका मतलब ये एक मंदिर नगर है, ये एक ऐसा शहर है, ऐसा नगर है जहां पर मंदिर है और मंदिर के आसपास सारी चीजें बन रही हैं। तीर्थ केंद्र है, यानी लोग यहां पर आएंगे पूजा के लिए, यहां से लोग जाएंगे, यहां से लोग जाएंगे, यहां से लोग आएंगे। तो जब लोग आएंगे इधर इधर, तो इसका मतलब ये है क्या, ये एक तीर्थ यात्रा होगी। तीर्थ यात्रा मतलब होता है जब आप भगवान के लिए, अपने पूज्य के लिए, आराध्य के लिए आप जाते हैं कहीं। तो तंजावुर एक मंदिर नगर है, ठीक। यहां पर आप देखिएगा कि मंदिर क्या होता है, केवल समाज के लिए, समाज तो मतलब अगर मैं शिव की पूजा करता हूं या भगवान की पूजा करता हूं तो मैं यहां जाऊंगा ही जाऊंगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि भाई आपने कुछ बनाया, किसी ने कुछ खरीदा, फिर उसने जो पैसे कमाए वो किसी और को दिए, कुछ उसने खरीदा, फिर उसने कुछ खरीदा, फिर अल्टीमेटली यहां पर आए। तो एक इकोनॉमी साइकिल है जिसे कहते हैं इकोनॉमी का चक्का चलता है। तो इकोनॉमी क्या होता है कि आप पहले कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कृषि चलेगी, फिर उसके बाद वो उसकी लोग उसको खरीदेंगे, फिर उनके जेब में, वो जो खरीदेंगे वो किसी के जेब में पैसा आएगा, वो किसी और के पास जाएगा। तो जो अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं उन सबके जेब में पैसा आएगा और वो खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी का चक्का यूं चलता है। तो इसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थ मतलब पैसा, व्यवस्था मतलब ये जो मैं आपको राउंड बता रहा हूं। तो मंदिर केवल समाज के लिए नहीं, समाज तो पूजा करने जाता है, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहली चीज तो ये है कि शासक ये क्यों मंदिर बनाते थे। पहली चीज तो ये कि भाई ये शासक, मैंने जैसे बताया था ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय बाद में आते हैं, ब्राह्मण पहले आते हैं, और देवी देवताओं की पूजा इनका बड़ा भाव होता था। और इसको ये बताते थे कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपना भाव दिखाने के लिए, और वो अच्छी बात भी है। तो अब जब ये
मंदिर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण व्यवस्था ऊपर आती है, यानी कि देवी देवता ऊपर आते हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, एक जो इलाका है वो दे देंगे। मतलब एक तो पैसा भी देंगे, मतलब मनी, और जमीन यानी कि लैंड वो भी दे देंगे। तो एक मंदिर के लिए जमीन भी दे देंगे, लैंड, हो सकता है मंदिर इतने में बने, लेकिन ये पूरा लैंड और जमीन भी ये दे देंगे। ओके, अब इतनी बड़ी जमीन आ गई इनके पास, और ये कि मंदिर है, मंदिर में बहुत सारी चीजें आएंगी, लोग आके इसमें दान पुण्य भी करेंगे। तो ये जो है यहां से ही जो पैसा जनरेट होगा, क्योंकि मंदिर में एक ही काम नहीं होता, मंदिर में बहुत सारे काम होते हैं, इससे जो पैसा जनरेट होगा वो आय होगी इनकी, मतलब ये इनकम होगी, बाकायदा इनकम होगी मंदिर की। और यही जो काम पैसा आएगा वो यहाँ पर जो रिचुअल्स होंगे, धार्मिक अनुष्ठान होंगे, या जितने भी विधि विधान होंगे, कोई जिएगा, कोई मरेगा, किसी की शादी होने वाली है, किसी का मुंडन होना है, वो सारी चीजें यहाँ पर होंगी। ओके, एक और चीज ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई बाहर से आया, अब तीर्थयात्री है, कोई बड़ा आदमी आ गया, या कोई पंडित आ गए बाहर के, या पंडित यहाँ के, उनको खाना कैसे खिलाओगे, वो भी इसी पैसे से होगा जो इस मंदिर की जमीन और मंदिर की जो व्यवस्था है उससे पैसे मिल रहे हैं। उससे जितने भी पर्वोत्सव है, दिवाली हो गई, होली हो गई, या यहाँ पर जो मनते होंगे त्योहार साउथ इंडिया में, वो जो भी त्योहार मनते होंगे उसके लिए भी पैसा यहीं से आता होगा। इसके लिए एक और चीज है कि जो लोग दर्शन करने आते हैं वो भी तो पैसा देते होंगे, और जो अमीर लोग होते हैं वो तो बहुत पैसा देते हैं। अगर आपने देखा होगा कई ऐसे मंदिर हमारे यहाँ हैं आज के जमाने में जो कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा उनका पैसा आता है ना, सिद्धि विनायक और बालाजी, ऐसे मंदिर बहुत है। तो जो मैं आपको यहाँ पर चर्चा पे ले जा रहा था, इसमें ये एक तो मैंने ये जगह बता दी, और ये जो मैंने आपको चित्र दिखाने की कोशिश की है ये है तंजावुर का, तंजावुर, और सब कुछ एक में दर्शाने की कोशिश की है। एक तो मंदिर हो गया, और मंदिर के आसपास सारे काम हो रहे हैं, उनकी जमीन पे काम हो रहा है, उसके आसपास काम हो रहे हैं, उसके आसपास प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। तो ये तंजौर या तंजावुर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए आज भी हम इसकी बात करते हैं। अब कांसा, जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉन्ज, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, घंटा धातु और लुप्त लोम तकनीक, ये आप हड़प्पन इलाके के समय चले जाएं तो मैंने आपको बताया था 6th क्लास में हमने देखा था कि वहां पर भी इसी तरीके की एक टेक्निक यूज होती है। कैसे? अब आप बोलेंगे कि इतनी बेहतरीन ये आकृति बन कैसे गई, ये कैसे बनाया होगा, बड़ा मुश्किल है भाई ये तो बनाना। इसमें आप देख रहे हैं कि एक कांस्य की मूर्ति है, और इसमें कृष्ण भगवान है, और यहां पर है नाग राक्षस, मतलब नाग मतलब होता है सांप, सर्प। ये राक्षस कालिया, इनको इन्होंने काबू में कर रखा है, पैर से मुंह इनका दबा रखा है, पूंछ इनकी हाथ में पकड़ रखी है। इसको बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आर्ट होती है, शिल्प जो होता है आर्ट होती है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको समझाता हूं, इसमें होता क्या था। देखिए, पहले तो आप कांसे के बारे में समझ लीजिए। कांसा जो है वो मिश्रित धातु है, कांसा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ऐसे नहीं मिलता है, ब्रॉन्ज को बनाया जाता है। आप कहीं अगर जाएंगे खुदाई करेंगे ब्रॉन्ज नहीं मिलेगा आपको, तांबा जरूर मिल जाएगा, और टिन, तांबा और टिन, कॉपर, तांबा होता है कॉपर, कॉपर और टिन ये दोनों मिल जाएंगे। अब इनको मिला के, कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है, यानी कि कांसा बनता है। अब एक बकायदा इसका अनुपात होता है उसमें, और जिस अनुपात में आप इसमें डालते हैं तो जब ये कंबाइन हो जाता है कांसा, तो टन सी आवाज आती है, घंटी। मंदिर की घंटी आप हमेशा देखेंगे कांसे की बनी होती है। तो ये जब मंदिर, या आप देखें चर्च का जो घंटा घड़ियाल होता है, उसमें आप जब आवाज देंगे तो बहुत दूर तक जाती है, बहुत अच्छी आवाज आती है, सुंदर आवाज आती है। तो यहां पर आप देखेंगे लुप्त लोम तकनीक में आपको बताने जा रहा हूं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती है। मोम जिससे जो कैंडल होता है उस तरीके, वो मोम होता है, वैक्स। पहले इसकी प्रतिमा बनाई जाती है। फिर क्या करते हैं, चिकनी मिट्टी से क्या होता है, पूरी तरीके से इसको लीप दिया जाता है और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये सूख जाती है तो इसको गर्म किया जाता है, और एक छोटा सा छेद बना दिया जाता है, जिससे वो जो आपने वैक्स बनाया था ना, वैक्स तो पिघल जाता है, वो बाहर निकल जाएगा। अब इस चिकनी मिट्टी जो आपने बनाया है उसके अंदर आप ये डालते हैं, उस जो सांचा बन गया आप तो ये कांसे को डाल देते हैं। अब कांसा जब अंदर जाएगा तो वो शेप ले लेगा, जब वो ठंडा हो जाएगा तो ऐसा शेप ले लेगा, जब ये बाहर निकलेंगे बस उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिट्टी हटा दी जाएगी, मिट्टी हटा के ये आकृति आ जाएगी, इसको क्लीन कर दिया जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूं, होता क्या, सबसे पहले आप एक आकृति बनाएंगे। ये जो आकृति बनाएंगे इसको बनाएंगे मोम से बना दिया, मतलब अगर आप आग लगा दे तो पिघल जाएगा बिल्कुल, जैसे कैंडल होती है ना, कैंडल।
जैसे कैंडल, तो कैंडल में आप आग लगाते हैं तो कैंडल अल्टीमेटली वो हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो पहले तो ये आपने कैंडल का बना दिया या फिर वैक्स का बना दिया, उसके बाद इसके ऊपर आपने मिट्टी चढ़ा दी, चिकनी मिट्टी चढ़ा दी, फिर आपने एक छोटा सा छेद कर दिया और आग लगा दी या हीट कर दिया, बाहर से हीट कर दिया, तो ये क्या होगा, अंदर की जो सारी आकृति है जो मोम की थी, मोम बाहर निकल जाएगा। अब क्योंकि अब जब आपने मोम निकाल दिया तो मिट्टी के अंदर का जो शेप है वो इसका शेप आ जाएगा। अब ये तो निकल चुकी है, यहां से आप दोबारा आप कांसा डालेंगे। क्या डालेंगे? कांसा, यानी कि ब्रॉन्ज डालेंगे। जब ये डालेंगे तो अब जो आकृति बन रखी थी वो आकृति फिर से आ जाएगी और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर ये जो मिट्टी है इसको तोड़ देंगे या निकाल देंगे, क्लियर कर देंगे, तो फाइनली ये आकृति बन के आ जाएगी। इसको क्लीन कर देंगे, थोड़ा पॉलिश कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। ओके, तो जो मंदिर के लोग थे, अब मंदिर इंपॉर्टेंट हो गया, जो मंदिर के कर्ता धर्ता थे, है ना, वो क्या था, वो मंदिर के जो धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। अब जब मंदिर के पास इतना पैसा आ गया तो जो मंदिर के मैनेजमेंट के लोग थे वो एक तो ट्रेड में, व्यापार में, और एक साहूकारी में। साहूकारी का मतलब ये होता है कि आप पैसा दीजिए, 100 रुपए किसी से दीजिए, बोलेंगे देखो मैं आपको 2 महीने के लिए दे रहा हूं, आपको 120 रुपए वापस करने पड़ेंगे, ऐसा एग्जाम्पल समझ लीजिए, साहूकारी। तो इन दोनों काम में लगाते थे वो। धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे कि बहुत बड़ी संख्या में, केवल आप पुरोहित की बात मत करिए, पुरोहित हो गए, पुजारी हो गए, जो काम करने वाले लोग हैं, लेबर हो गए, शिल्प जो ये सब मूर्ति वगैरह बनाते हैं या फिर मंदिर का काम करने, शिल्प कार लोग जो हो गए, व्यापारी जो हो गए, ये बहुत सारे लोग हो गए। इनके ये अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, और साथ में जो दर्शनार्थी हैं जो देखने आ रहे हैं या जो तीर्थयात्री हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो मंदिर के, अगर ये मंदिर है उसके आसपास आके बस रहे हैं, इसके आसपास, क्योंकि ट्रेड यही हो रहा है, मैनेजमेंट यही हो रहा है, प्रशासन यही हो रहा है, तो सब आसपास आके बस गए। इस तरीके से मंदिरों का डेवलपमेंट हुआ, मंदिर नगर इस तरीके से बने। कहने का मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरा एक बहुत बड़ा शहर है और सब लोग यहां रहते हैं, मैं यहां पर एक मंदिर बना दूं और वो मंदिर के बाद यहां पर मंदिर की जरूरत होगी, मंदिर अगर इस तरीके से बड़ा बन गया और बहुत बड़ी जमीन है, बहुत पैसा है उनके पास, तो क्या होगा, इस पूरे इलाके में लोग आके बसना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरीके से जो कब्जा, जहां कुछ भी नहीं था वो एक विकास हो जाएगा, ये पुराना शहर हो जाएगा, ये नया शहर हो जाएगा, ये फिर इसको हम मंदिर नगर कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो मंदिर नगरों का विकास इस तरीके से हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, मध्य प्रदेश में आ जाइए, ये मध्य प्रदेश है, आपको याद है मध्य प्रदेश, यहां पर हमारी जो सुषमा स्वराज है कई बार एमपी रही, और क्योंकि ये मंदिरों का इलाका है, इसको कहते हैं भिल्ल स्वामिन। क्या कहते हैं? भिल्ल स्वामी। इसका नाम जो है मैं आपको बता देता हूं, लिख भी देता हूं, भीलसा और विदिशा, तो खैर आप यहां देख ही रहे, भीलसा कहें, भिल्ल स्वामिन कहें, ये यहां पर विदिशा जो जगह है मध्य प्रदेश का एक इलाका है। अगर आप झांसी से भोपाल जाते हैं तो बीच में आपको पड़ेगा। एक ये हो गया विदिशा। यहां पर आप देखिएगा ये गुजरात है, गुजरात का कौन सा मंदिर है? सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर है, बहुत फेमस है, आपको याद होगा, मोहम्मद गजनवी, बहुत पुराने जमाने में हमने बात की थी इसकी। तो ये जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, ये जो शहर है, ये इस नाम से नहीं जाते कि किसी और नाम से नहीं जाने जाते, ये नाम इस नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये मंदिर शहर है। इनका विकास उस जमाने में इस तरीके से हुआ। कुछ और आ जाते हैं, जरा आप आइए कांचीपुरम में, ये देखिएगा, मैं आपको इनका चित्र भी दिखाता चलूं। पहले तो आप देख लीजिए विदिशा का बहुत करीब से, विदिशा में ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको, ये मैंने टूरिज्म से लिया है। यहाँ मतलब टूरिज्म वाले भी, मतलब जो वहां की गवर्नमेंट भी है वो भी ये कह रही है कि मंदिर है, मंदिर है, आप आइए मंदिर देखिए। ये दूसरी जो जगह है सोमनाथ, देखिए कितना बड़ा बेहतरीन मंदिर है, लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं। अब तमिलनाडु में आ जाइए, कांचीपुरम है, कांचीपुरम की वैसे तो साड़ियां फेमस है यहाँ, उसके अलावा ये मंदिर नगर है, ये मंदिर नगर है, ये कांचीपुरम हो गया। अब मैं आपको इसकी जगह भी दिखाऊंगा आपको। एक हो गया आपका मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ये आपका हो गया तिरुपति, कहां का? आंध्र प्रदेश का। ये तिरुपति हो गया मदुरई का। सारे मंदिर हैं, तो एक एक करके मैं आपको लेके चलता हूं कहां कहां। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई आप इस जगह पे आ जाइए, यहां पर, यहाँ भोपाल के जस्ट थोड़ा पहले आप ये आसपास जो आप देखेंगे विदिशा आपको मिलेगा। एक तो ये हो गया विदिशा, मैंने आपको बता दिया। अब गुजरात में आ जाइए, यहाँ सोमनाथ आ जाइए, यहाँ तो खैर बना ही हुआ है, सोमनाथ हो गया। फिर आप आ जाइए यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपको तिरुपति मिलेगा, ये तिरुपति आप देखिएगा, ये तिरुपति, ठीक। ऐसे एक तिरुपति यहाँ है, एक तिरुपति यहाँ है, ये मदुरई वाला तिरुपति है, ये आपका आंध्र प्रदेश वाला तिरुपति है, दोनों ही बहुत फेमस है। फिर एक और यहाँ पर रह जाता है कांचीपुरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आ जाइए यहाँ पर, तो ये कांचीपुरम देख रहे हैं,
तो सब दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये बड़े फेमस जगह हुए। अब कई बार जो अब मंदिर नगर हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो तीर्थ यात्रा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना। लोग यहाँ पर आएंगे तीर्थ यात्रा करने, लोग यहाँ पर आएंगे भगवान, क्योंकि आस्था तो सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पर लोग आए कैसे, अब देखिए उत्तर प्रदेश में ले जा रहा हूँ आपको, वो भी जगह दिखाऊंगा आपको। पहले चेहरा देख लीजिए इनका, मतलब यहाँ की स्कल्पचर देख लीजिए। पहली चीज तो ये हो गया, ये वृंदावन हो गया। बहुत सारे मंदिर है, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये पागल बाबा का मंदिर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बढ़िया मंदिर है यहाँ पर। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। फिर आप आ जाइए यहाँ पर तिरुवन्नमलाई में। तिरुवन्नमलाई ये तमिलनाडु की बात है, यहाँ पर भी मंदिर ही मंदिर देख रहे हैं आप। ओके, अब आ जाइए आप यहाँ अजमेर। ये है अजमेर राजस्थान, अजमेर। और ये जो अजमेर है इसकी मैं कहानी आपको बताता हूँ, पहले मैं सारे कंप्लीट कर लूँ। ये आप देखिएगा, ये है पुष्कर। क्या है, पुष्कर। यहाँ अजमेर के पास में एक जगह है जो बड़ा अपने मेले के लिए फेमस है। तो ये इन जगहों को मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये वृंदावन हो गया, तिरुवन्नमलाई, ये अजमेर। तो यहाँ पर आ जाते हैं, कौन कौन सी जगह मैंने आपको दिखाई। एक तो आपका हो गया अजमेर, यहाँ हो गया अजमेर के पास में पुष्कर हो गया। वृंदावन मैंने आपको दिखाया। और तीसरी चीज जो आपको मैंने दिखाई वो तिरुवन्नमलाई। चलिए आइए यहाँ साउथ इंडिया में आ जाइए, तिरुवन्नमलाई। ये जगह याद रहेगी आपको, ठीक है। अब इसमें जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं वो ये है कि अजमेर की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में आ जाइए, अब यहां की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर क्या हुआ, पहले जो 12वीं शताब्दी है, इसमें जो चौहान राजा है, चौहान राजा, इनकी राजधानी थी अजमेर। दिस प्लेस अजमेर थी। आगे चल के ये जो है मुगल्स का ये सूबा बना। सूबा एक तरीके से हमारा स्टेट जैसे होता है ना आजकल, वैसे ही समझ लीजिए आप। सूबा बना, मुख्यालय बन गया, सूबा मुख्यालय बन गया। अब यहां पर धार्मिक सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुप्रसिद्ध सूफी संत जिनको कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ख्वाजा गरीब नवाज। अगर आप गए हो कभी, मैं तो गया हूं, इतना आनंद मिलता है जहां में आप, जब यहां पर आप एंटर करते हैं तो इतना दिली सुकून मिलता है कि पूछे मत। वैसे मैं इतना ज्यादा धार्मिक नहीं हूं, एथीस्ट ही, नास्तिक ही कह सकते हैं, लेकिन जब आप यहां एंटर करते हैं ना तो आपको एक जो मोहब्बत मिलेगी, एक जो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, बहुत शानदार जगह है जहां पर आप जब कवालियां बजती है तो आप झूम जाते हैं, आप इस जगह रहना चाहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी पंथ का आदमी हो, कोई भी दर्शनार्थी हो, कोई भी श्रद्धालु हो, सब आते थे। क्योंकि ख्वाजा, ये आप देख रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आपको दिखा रहा हूं, बहुत वर्ल्ड फेमस है ये। जितनी भी पिक्चरें अगर बनती है उसकी चादर जाती है यहाँ पे कि पिक्चर हिट हो जाए। कोई अगर प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है उनकी चादर जाती है यहाँ पे। मतलब मान्यता तो है, वैसे मेरी भी मान्यता पूरी हुई है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि ये सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात मैं कर रहा हूं। और यहां पर जो 12वीं शताब्दी में ये साहब आए थे, चिश्ती साहब बस गए थे, और उनके जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु, ये जितने भी मैं आप नाम ले रहा हूं, वो सभी पंथों के हुआ करते हैं, हर जगह के, मतलब हर धर्म के हैं ये। और उसके पास ही एक पुष्कर सरोवर है, पुष्कर तालाब कहिए, और वहां पर बहुत सारे तीर्थयात्री आते थे। अभी देखिए, अगर मैं आपको पुष्कर दिखाई दूं तो आपका मन करेगा कि मैं यहां चला जाऊं। कितना सुंदर है ये तालाब है ना, यहां पर इसकी जगह पे बात करें तो इस तरीके से मंदिर और शहर यहां पर डेवलप हुए। छोटे नगरों का संजाल। छोटे नगर जैसे अगर हम आज देहरादून की बात करें, या आप कोई और शहर उठा लीजिए, नजीबाबाद, मुरादाबाद, तो ये नगर है। लेकिन जब हम छोटे नगरों की बात करते हैं और उनका संजाल मतलब होता है नेटवर्क, यानी एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, और इनके बीच में क्या नेटवर्किंग है, किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, 8वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। 8वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ये छोटे छोटे जो नगर हैं इनका नेटवर्क बनने लगा। हुआ क्यों? क्योंकि बड़े बड़े गांव थे, इनका यहां पर बताया गया है कि प्रादुर्भाव। तो ये प्रादुर्भाव क्या हुआ, ऐसा क्या दुर्भाव हुआ कि छोटे छोटे नगर बढ़े। देखिए, सबसे पहले एक मंडपिका, अब मैं ले रहा हूं जिसको हम एक छोटा शहर कह रहे हैं या छोटा नगर कह रहे हैं। इसमें क्या है कि एक मंडपिका, ये जो मंडपिका है, आज आप सुनते हैं ना कि भाई सब्जी की मंडी, आलू की मंडी, तो ये सब जो मंडी है, ये मंडी आगे चल के मंडी ही कहा जाने लगा। तो जो छोटे नगर थे उनमें एक मंडी होती थी।
ओके। अब मंडी में होता क्या था कि आसपास के जो गांव है, ये तो नगर हो गया, नगर कैसे विकास हो रहा है ये भी हमने अभी समझा। तो यहां से लोग आते थे यहां पर चीजों को बेचने, और क्या चीज बेचने आते थे? अपनी उपज, जो भी ये पैदावार करते थे वो यहां बेचने आते थे। अब होता यह था कि इन नगरों में कुछ गलियां थी। गलियां किस तरीके से? ऐसे ऐसे करके गलियां होंगी। तो ये जो गलियां हैं, अगर आप किसी भी शहर में रहते हो, आपका जो ओल्ड शहर है, जो पुराना शहर है, आपका शहर बहुत डेवलप हो गया होगा अभी तक, लेकिन एक कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा। जैसे अगर मैं देहरादून का एग्जांपल लूं, तो वहां पर घंटाघर के पास का इलाका जो है वो पुराना पुराना देहरादून है, वो हमेशा बसा हुआ है। तो वहां पर अलग अलग गलियां हैं, जैसे मच्छी बाजार है, वहां मछलियां मिलती है, वहां पर अंडा मुर्गा मिलता है। ऐसी अलग अलग यहाँ पर एक और बाजार है जहां पर केवल लकड़ियां मिलती है, लकड़ी का सामान मिलता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इस तरीके से गलियां थी, वहां पर दुकानें और बाजार लगने लगे। जैसे ये दुकान हो गई और यहां बाजार लग गए, मतलब रोड पे लग गए, जैसे आज भी लगते हैं। यहां बहुत अच्छा चित्र दिया है, इससे बताने की कोशिश की जा रही है कि ये आपका ये गली है, इतनी बड़ी तो हुआ नहीं करती होगी, लेकिन ये गली है। यहां पर देखिए सामान बिक रहा है, गलियों के बाहर बिक रहा है, और यहां दुकानें भी हैं जहां बेचा जा रहा है, और लोग खरीदने इसको आ रहे हैं, बेचने भी आ रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हाट का। तो इसको पहले कहा जाता था, ये जो इनका नाम मैं ले रहा हूं, ये इसी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इन्हीं के अंदर गलियां हैं, इनको कहा गया हट हट हट। और फिर आज ये हाट हो गया। आपके भी अगर आप छोटे नगर में रहते हैं तो हाट लगती होगी, और नॉर्मली ये हाट ना किसी एक दिन लगती होगी आपके यहाँ, जैसे मंगलवार की हाट हो गई, सैटरडे की हाट हो गई, इस तरीके की। तो यहां पर बहुत सारे लोग आते थे, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो शिल्पी हो। कारीगर मतलब कोई काम करते हो, किसी कोई लेबर हो। शिल्प मतलब कोई चीज बनाते हो, उनके हाथ में कला हो, तो वो हो गए। जैसे एग्जाम्पल मैं लूं, जैसे कुम्हार हो गए, तेली हो गए, तेल का जो काम करते हैं, शक्कर बनाने वाले वो लोग हो गए, ऐसे ताड़ी बनाने वाले। उस जमाने में ताड़ के पेड़ से ना ताड़ी निकलती थी, थोड़ा उसमें नशा वगैरह होता है, ताड़ी हो गई। सोने का काम जो करते थे वो सुनार हो गए। ऐसे लोहार, लोहे का जो काम करते थे, पत्थर तोड़ने वाले भी लोग थे। तो बहुत सारे अलग अलग ऐसे, ये जैसे मैंने नाम लिए ना, इनके अलग अलग बाजार होते थे, और उस बाजार में वही लोग, उन्हीं की गलियां होती थी वहीं पर। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, यहां एक गली ले लूं, तो यहां पर आपको शक्कर वाले हैं तो शक्कर ही मिलेगी। यहां पर कहीं गुड़ मिल रहा होगा, कहीं शक्कर मिल रहा होगा, कहीं शीरा मिल रहा होगा, कहीं मोटे दाने की शक्कर मिल रही होगी, कहीं छोटे दाने की शक्कर मिल रही होगी। तो इस तरीके से अलग अलग गलियां थी, और वहां पर अलग अलग आपकी हाट लगती थी। अब कुछ लोग तो यहां पर स्थायी रूप से रहते थे, मतलब उनकी दुकान होगी, वो आसपास कहीं रहते होंगे यहीं पर, और उनकी पक्की दुकान हुआ करती। लेकिन कई लोग जो थे वो आते थे घूम घूम कर। आज भी आप देखते हैं कई लोग जो घूम घूम कर काम करते हैं। आज वो इस गांव, इस जगह पे है, कल को आपको इस जगह पे मिलेंगे, परसों आपको कहीं और मिलेंगे। तो ऐसे अलग अलग जगह पे जाके भी व्यापारी क्रय विक्रय यानी कि खरीद फरोख्त किया करते थे, राइट। अब आसपास के जो लोग मैंने बताया, जो इस नगर में, नगर के आसपास जो हैं, और आसपास ही नहीं, केवल यहाँ के नहीं लोग, यहाँ के भी, ये पास की जगह हो गई, ये दूर के भी लोग आते थे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करते थे? एक तो ये है कि जो यहाँ की स्थानीय उपज, कौन सी चीज जो यहाँ पर उगती है, यहाँ पर होती है, और जो दूर से आती है, जैसे यहाँ पर केवल आपका घोड़े हैं, ठीक, तो वो चीज यहाँ पर नमक, एक जगह है जहां नमक होता है, एक जगह जहां कपूर होता है। मैं बता देता हूं किन किन के नाम। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आसपास के लोग भी और दूर दराज के भी लोग, यानी कि व्यापारीगण जो थे इन नगरों में, एक तो यहाँ की उपज खरीदने आते थे, और वहां से वो क्या क्या लेके आते थे, मैं ये बता देता हूं वो क्या लेके आ रहे हैं। इसमें वो घोड़े लाते थे, मैं पहले पहले अक्षर लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। नमक लाते थे, कपूर हो गया, कैम्फर, केसर हो गया, केसर, केसर कश्मीर में जो केसर होता है और जगह पे भी होता है, बहुत बेहतरीन होता है। और पान सुपारी, पान सुपारी उस जमाने में बहुत चला करती थी, आज भी चलती है। और सबसे बड़ी बात गोल्ड, ब्लैक गोल्ड क्या होता है, ये पेपर, पेपर यानी कि काली मिर्च। तो इन सबको बेचने यहां पर ये लोग आया करते थे। तो यहां से इस तरीके से छोटे छोटे से, ये एक शहर के बारे में बताया, ऐसे तमाम शहर थे। होता यह था कि पहले जो, जिनको हम सामंत कहा करते थे, सामंत। अब जो पहले सामंत कहलाया करते थे, या कहें आज जो जमींदार हो गए, ऐसे शब्द इनके चेंज होते रहते हैं।
वो क्या करते थे कि जैसे ये शहर है, मैं शहर बोल रहा हूं, उसको नगर ही समझिएगा, इसकी कर देते थे किलाबंदी, इसके आसपास किला बना देते थे, फोर्ट की तरह बना देते थे। ओके, और अब जो यहां पर व्यापारी गण है, जो यहां पर शिल्पकार है, जो यहां पर व्यापार करने आते हैं और जाते हैं, उन पे ये लोग लगाने लगे कर, यानी कि टैक्स, रेवेन्यू लेने लगे इनसे। ओके, अच्छा होता क्या था कि जैसे ये कर ये जमा कर रहे हैं, कभी कभी ये जो काम है कर लेने का, इनसे टैक्स लेने का, मान लीजिए यहां पर एक मंदिर है, और मंदिर की तो इंपॉर्टेंस थी, मैंने आपको बताया था, मंदिर के आसपास ही सारी चीज डेवलप हो रही थी। तो मंदिर के लोगों को भी ये काम दे दिया करते थे कि भाई आप एक काम करिए कि आप इन लोगों से टैक्स जमा करिए, राइट। अब जिन जिन लोगों ने ये मंदिर बनाया है, चाहे वो धनाढ्य आदमी हो, पैसे वाला आदमी हो, या कोई व्यापारी हो, राइट, तो हमें ये क्लियर पता चला है, ऐसे हमें अभिलेख मिले हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देता हूं मैं, कैसे मंदिर के लोगों को अलाउ किया गया या उनको बोला गया कि आप कर वसूल करिए। तो ये राजस्थान से एक अभिलेख का अंश, ये बेसिकली सारांश बनाने की कोशिश की है। तो इसमें शुल्क लगाया गया, इसमें टैक्स लगाया गया है, इसमें क्या क्या, शक्कर और गुड़ पे, रंग पे, धागे पे, रुई पे, नारियल पे, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पे, कपड़े पर, इन सब पे, जैसे अगर व्यापारी पर जो जो कोई भी मेटल की चीज या धातु की चीज बेचते थे, या कोई आश्वकों सेवक दल हो गया, तेल हो गए, पशु चारा, पशु जो चारा खाते हैं, अनाज हो गया, अनाज के बोरों पर, इन सब पे ये टैक्स लगता था। और इनमें से कुछ ऐसे जो थे वो कर के रूप में, मतलब कोई तो पैसे के रूप में होता था, कई कैश और काइंड, इसे हम कहते हैं, बता देता हूं कैश और काइंड का मतलब क्या है। कि एक तो किसी से तो आपने पैसे ले लिए, और कुछ होते थे काइंड, जिसे हम बार्टर सिस्टम में कहते हैं कि मान लीजिए आप मुझे दाल दे दो, अगर आप दाल पैदा करते हो तो हमें दाल दे दो, हम दाल ले लेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। या कपड़ा है होता है तो भैया ऐसा करो कि हमारे मंदिर के लोगों के लिए कपड़ा बना दो, ठीक। तो ये सारी चीजें इस तरीके से लेन देन हुआ करता था। अब इसमें ये कौन कर रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन हो रहे हैं, वो तो व्यापारी गण है, यानी ट्रेडर्स, यानी मर्चेंट्स, ठीक। तो व्यापारी गण भी कई तरीके के हुआ करते थे। इसमें हम बंजारों की बात करेंगे। बंजारे मतलब होता है जो एक जगह नहीं रहते, वो एक आज यहाँ है फिर आगे चले जाते थे, मतलब एक जगह टिक के रह गए, फिर उसके बाद ये कुछ दिनों बाद कहीं और जाएंगे, वहां टिक के रह जाएंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो बंजारे मतलब जो टहलते रहते, घूमते रहते, और घूम घूम कर अपना व्यवसाय करते। एक और चीज है कि कई जो व्यापारी थे वो अपने गिल्ड बनाते थे। गिल्ड का मतलब क्या होता है, गिल्ड का मतलब होता है एक समूह, यानी ये एक समूह बना लिया इन्होंने, इसमें सारे व्यापारी आ गए, ये सारे व्यापारी आ गए। तो ये जो गिल्ड होता था, जैसे एक एग्जांपल दे दूं कि घोड़े, अगर जब घोड़ों का व्यापार हो रहा है तो उनका एक गिल्ड बना दिया उन्होंने, एक व्यापारी संघ बना दिया, एसोसिएशन बना दिया। जैसे आज भी आप देखते हैं, जैसे ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कॉमर्स चैम्बर कॉमर्स, इस तरीके से एक है। हर जगह का एक ना एक, जैसे गाड़ी चलाने वालों का आप देखेंगे कि ट्रक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे आज जो बने हैं उसी तरीके से वहां बनाए जाते थे। और इसमें एक होता था ये मुखिया, एक मेन आदमी होता था। ये मुखिया ये होता था कि जो भी अगर कोई घोड़ा खरीदने, जैसे मैं जा रहा हूं, तो मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा, हो सकता है इनके घोड़े हों, लेकिन मुझे बात करनी होगी इनसे, जो मुखिया होता था उससे मैं बात करूंगा। जो भी योद्धा आते थे, घोड़ा कौन खरीदने आएगा, योद्धा ही होंगे मोस्टली, तो वो इनसे बात करेंगे। जो इनके गिल्ड एसोसिएशन या इनका जो ग्रुप बना है उसका मुखिया होता था। अब यहां पर व्यापारी है एक, और उसको मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दिल्ली से जाना है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं लखनऊ, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब दिल्ली से लखनऊ जाते समय कितने सारे रास्ते, कितने सारे नदियां, कितने सारे जंगल इनको क्रॉस करने पड़ेंगे, मतलब राज्य भी क्रॉस करने पड़ेंगे, जंगल भी क्रॉस करने पड़ेंगे। तो एक डर का माहौल भी होता था कि उस जमाने में कोई चोरी ना कर ले, कोई ढाका ना डाल ले, तो ये लोग हमेशा काफिला बना के चलते थे। मतलब एक आदमी नहीं जाता था, कम से कम एक ग्रुप जाता था, और जैसे घोड़े गाड़ी में चले गए या फिर किसी बैलगाड़ी में चले गए, तो ये ग्रुप बना के करते थे, काफिला बना के यात्रा करते थे। और मैंने जैसे बताया कि व्यापार संघ जो भी, जैसे घोड़े का हो या कोई भी हो, ये हमेशा गिल्ड बना के चलते थे, यानी कि एक समूह होता था, ताकि कोई दिक्कत हो जाए तो रिप्रेजेंटेशन मिले इनको। मैं दक्षिण भारत की बात अगर करूंगा, और दक्षिण भारत में मैं 8वीं शताब्दी और उसके पहले भी हमने बात की है कि बहुत सारे ऐसे संघ हुआ करते थे। और अगर मैं 8वीं शताब्दी के ऊपर ले जाऊं
तो दो नाम मैं लूंगा, एक तो मणिग्रामम ये हो गया, और नानादेशी, क्या हो गया, नानादेशी। ठीक, ये जो थे, अब मैंने पहले इनको आपको चित्र दिखा दूं, यहां पर देखिएगा, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये मणिग्रामम का चित्र है, नानादेशी इन्हीं को समझ लीजिए आप। तो ये एक तरीके से संघ थे, या ये कहें कि एक गिल्ड था, और ये इतना मतलब जब गिल्ड बन जाता है तो पावरफुल हो जाते हैं। तो ये जो संघ है, ये आपके दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं, तो ये प्रायद्वीप, इसको पेनिनसुला कहते हैं। तीन भाग, अगर तीन भाग आपके पानी से घिरे हैं तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं, तो ये पेनिनसुला हो गया। ये जो पेनिनसुला है, यहां पर केवल ये नहीं कि यहीं पे व्यापार हो रहा है, ये दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना उनके साथ भी करते थे। दक्षिण पूर्व क्या हुआ, देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये पूर्व हो गया ईस्ट। ठीक, और दक्षिण मतलब ये, यानी आप थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब जो इलाके हैं यहां के साथ ये लोग करते थे, दक्षिण भारत वाले। एक तो यहां ये वो करते थे, साथ में चाइना, चाइना तो खैर है ही, इतना बड़ा है, तो इनके साथ ये यहां दूर दूर तक व्यापार करते थे। अब इनमें बहुत बड़े बड़े, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यापारी समूह बन गए, जो प्रधान, क्योंकि देखिए जो मेहनत करेगा, जो अच्छे से काम करेगा, वो तो राइज करेगा ही करेगा। तो इसमें नाम आता है इनका, ये है चेट्टियार, सीआर कर देता हूं, ये चेट्टियार लिखा भी हुआ है। एक हो गया चेट्टियार, और नाम लूंगा मैं आपके मारवाड़ी ओसवाल। ये मारवाड़ी ओसवाल जो होते हैं ना, जैसे आप ओसवाल के कपड़े सुनते होंगे, तो ये मारवाड़ी, इनका ओसवाल। तो जो मारवाड़ी थे और चेटियार थे, ये बहुत बड़े समूह बन के उभरे। इसके अलावा अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात में तो बहुत ज्यादा, गुजरात का कहा जाता है कि हर आदमी जो होता है वो मतलब बिजनेस उसके ब्लड में होता है। तो इसमें एक तो हिंदू बनिया है, गुजरात में हिंदू बनिया, और यहां पर एक आपको चित्र दिखाना चाहूंगा, ये जो बोहरा समाज है, ये मुस्लिम ही है, इस्लाम को ही मानते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये बोहरा समाज, और ये हिंदू बनिया और बोहरा समाज कर देता हूं, BS। ये भी लोग इन समुदाय, मतलब व्यापारियों के समुदाय में थे, लेकिन ये दोनों जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं गुजरात की, याद रहेगा, ये मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। अब ये छोटे मोटे तो थे नहीं, ये बहुत दूर दूर तक, आप देखिए, ये रेड सी, मतलब इस इलाके की बात कर दीजिए, रेड सी, फारसी खाड़ी, ये जो पूर्वी अफ्रीका है, ये वाला अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना, ये हमने क्या बात की, दक्षिण पूर्व एशिया, तो इसी जगह, इस जगह, ये सारी जगह ही व्यापार करते थे, राइट। अब इसमें क्या था, एक तो गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर पोर्ट थे, यानी पत्तन थे, पोर्ट यानी पत्तन, और यहां से ये भेजते थे कपड़े, और सबसे इंपॉर्टेंट मसाले। ये दोनों चीज याद रखनी है आपको, कपड़े और मसाले भेजते थे। और साथ में फिर ये, अब देखिएगा, हमारा ये जो अफ्रीका है उसमें कई ऐसी जगह है जो सोने के लिए बहुत फेमस है, यानी गोल्ड और आइवरी क्या होता है, हाथी दांत। और बाकी यहां पर इस जगह से ये लोग चीन से जो मसाले हैं, मतलब इस जगह से ये मसाले लेके आते थे। और टिन हो गया, टिन जो यूज होता है ब्रॉन्ज कांस बनाने में, और मिट्टी के नीले बर्तन। अब मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था कि मिट्टी के जो ब्लू बर्तन होते थे, तो ब्लू क्ले बर्तन हो गए, और चांदी यानी सिल्वर, चांदी। तो ये सारी चीजें फिर से बता देता हूं, यहां लिख देता हूं। पहली चीज तो ये है कि ये लोग क्या क्या लाया, पहले तो कपड़े और मसाले, ये बेसिक चीज इस पत्तन से ये भेजा करते थे। दूसरा ये है कि जो ये लाते थे उसमें कपड़े मसाले तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद अफ्रीका से, अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका से क्या लेके आते थे, ये अफ्रीका से लाते थे, एक तो सोना, गोल्ड करते थे, और आइवरी, हाथी दांत। और दक्षिण पूर्व एशिया, यहां से क्या लेते थे ये, एक तो मसाले हो गए, मसाले यानी कि स्पाइसेस, और टिन हो गया, और मिट्टी के नीले बर्तन यानी कि ब्लू क्ले बर्तन हो गया, और चांदी, सिल्वर, ये सब यहां से लाया करते थे। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। अच्छा, जो पश्चिमी तट है, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पश्चिमी तट में इसकी बात कर रहा हूं, ये जो पश्चिमी तट है, ठीक, ये पूरा पश्चिम, ये इस तट की बात कर रहा हूं मैं। ये जो पश्चिमी तट है, इनके नगरों में जो अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई, यानी अब देखिए यहां पर कौन लोग आ सकते हैं, ये लोग थोड़ी ना आना चाहेंगे यहां पर ऐसे करके।
यहीं के लोग आएंगे, यहीं के लोग आएंगे, यहीं के लोग आएंगे, यहीं के लोग आएंगे। तो कौन कौन लोग आ रहे हैं? जो लोग आ रहे हैं उनका इसमें बकायदा दिया है। एक तो अरबी लोग हो गए, एक फारसी लोग हो गए, पर्शियन, चाइनीज, और चाइनीज तो खैर यहां से भी आ सकते थे क्योंकि सिल्क रूट था यहां से, चाइनीज, और साथ में आपका ये यहूदी हो गए, ज़ोरास्ट्रियंस जो होते हैं, और सीरियाई ईसाई, सीरियाई ईसाई। और ये जो सीरियाई ईसाई है ना, जो केरला के क्रिश्चियंस हैं, उनको हम सीरियाई ईसाई भी बोलते हैं। तो ये लोग आके यहाँ पर बसे, और ये करते क्या थे, देखो होता क्या था कि ये जो लाल सागर है इसके बंदरगाह में बेचे जाने वाले जो भारतीय मसाले हैं और जो कपड़े हैं वो कौन खरीदता था? यहां पर आप देखिएगा, यहां पर इटली है, ये जो निकला हुआ ना भाग, ये इटली है। तो ये यहां से जो सामान आता था वो इटालियंस खरीदते थे और ये फिर जाके यूरोप में बेचते थे। इटालियंस खरीदते थे और आगे जाके यूरोप में बेचते थे। ठीक है, तो ये इटालियंस बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत लाभ होता था इनको। ध्यान रखिए कि हमारा जो जलवायु है ना, हम लोग यहाँ 8 डिग्री से शुरू होते हैं, मतलब 8 डिग्री लैटिट्यूड से। तो हमारा जो जलवायु आता है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल उसको कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहां पर इसी जलवायु में एक तो पेपर हो गया, काली मिर्च, दालचीनी हो गई, मैं इस पेपर को काली मिर्च कर देता हूं, दालचीनी हो गई, सिनेमन, जायफल हो गया और सौंठ हो गया। तो ये सब इसी इलाकों में पैदा होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यूरोपीय व्यंजनों में, क्योंकि यूरोप में जा रहा है ये, इसका बहुत इंपॉर्टेंट भाग हो गया था कि यूरोप में होती है ठंडी और वहां पर उनको गर्म रहना है, तो उसके लिए हमारे मसालों का बहुत उपयोग होने लगा था। आज भी देखिएगा आप। और भारत का जो कपड़ा है वो सबसे लुभावना है, बहुत प्यारी चीज होती है। तो ये सब चीजें यूरोपीय लोगों को भी हमारे तरफ खींच लाई। इस तरीके से यूरोप का आगमन हुआ, तभी फिर आगे चीजें चेंज हुई। समझ में आ गया यूरोप क्यों आए, यूरोपीय लोग क्यों आए। एक जगह और बताना चाहता हूं, काबुल। काबुल की बहुत इंपॉर्टेंस है। काबुल की इंपॉर्टेंस ये है कि काबुल एक तो यहां पर एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। तो ये अपने अपना पहाड़ और इसकी जो बड़ी डिफिकल्ट सी भूदृश्य है यानी टोपोग्राफी है, इस कारण से ये 16वीं शताब्दी में काबुल एक तो राजनीतिक तौर पे और कॉमर्स के तौर पे, मतलब वाणिज्यिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। क्यों? पहली चीज तो ये है कि काबुल और यहां पर काबुल और नीचे यहां पर कांदाहार है, इसको गांधार कहते हैं। हमारे पुराने जमाने में इसको गांधार कहा करते थे। तो काबुल और कांदाहार ये जो है, पहली चीज तो ये कि देखिए ये सिल्क रूट से जुड़े हुए हैं, ये देखिए ये सिल्क रूट है और यहां से जुड़े हुए हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि घोड़ों का व्यापार इसी रूट से होता था, इसका मतलब काबुल यहां पड़ता था। और 17वीं शताब्दी की बात मैं करूं तो यहां पर हीरो का एक व्यापारी था, मतलब जो डायमंड मर्चेंट था एक, उनका नाम है, यहां ये देखिएगा, इनका नाम है जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। इनका चेहरा दिखा देता हूं, याद रहेगा आपको। क्या नाम है? जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नर। तो ये जो साहब हैं, 17वीं शताब्दी की बात है, ये यहां पर आए और उन्होंने अनुमान लगाया कि जो काबुल है वहां पर जो वो होता है, मतलब ट्रेड होता है, वो है 30,000 रुपए। आप सोचिए कि 30,000 रुपए उस जमाने में कितना होता होगा, करोड़ों अरबों के फेयर में होता होगा। और काबुल से क्या क्या चीजें आती थी, क्या काबुल से क्या क्या चीजें निकल रही है। एक तो मेवे हो गए, मेवा यानी जैसे आप काजू, किशमिश, इन सब की बात करते हैं। खजूर तो खैर इस इलाके में होता ही होता है। गलीचे, गलीचे का मतलब होता है कि जो हम जमीन पे बिछाते हैं, जिसको हम कालीन कहते हैं। रेशमी कपड़े और ताजे फल। सबसे बड़ी बात है, ताजे फल आते थे यहां से, ऊंट पर लाद के आते थे। और एक और चीज होती थी यहां पर, स्लेव यानी स्लेव ट्रेड, गुलामों की जो बिक्री होती थी वो यहां होती थी। आपको याद है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे, मोहम्मद गौरी यहां छोड़ के चले गए थे, उसके बाद उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। अब जो नगरों में शिल्प है, जो नगर की मैंने बात कर ली आपको वहां पर हर आदमी में कोई ना कोई कला होती है। तो वहां बहुत सारे शिल्पकार थे, हर जगह शिल्पकार आपको मिलेंगे। तो एक बीदर जगह है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बीदर, इस बीदर की मैं बात कर रहा हूं, कर्नाटका में है ये। तो बीदर में जो शिल्पकार थे, यानी जो बहुत अच्छी चीजें बनाते थे, एक तो यहां तांबा, ठीक, और साथ में चांदी, इसकी जड़ाई का काम बहुत अच्छे से होता था। यानी कि आप देखेंगे कि ये पीतल का एक मोमबत्ती दान है, मोमबत्ती इसके अंदर रखी जाती थी। और यहां पर एक और मैंने चित्र दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ये जो शिल्प इन्होंने, ये जो कला इन्होंने वहां पर यूज होती थी, शिल्प, इसका नाम ही बिदरी पड़ गया।
इतना ज्यादा फेमस हुआ। अब पांचाल एक नाम आया इसमें, पांचाल या फिर इससे कहें विश्वकर्मा, एक ही ना चीज है। तो पांचाल और जो विश्वकर्मा है, ये जो समुदाय है जिसमें बहुत सारे लोग आते थे। कौन कौन से आते थे? सुनार लोग हैं, कसेरे लोग हैं, लोहार लोग हैं, राजमिस्त्री का काम जो करते हैं, और बढ़ई हो गए, लकड़ी का काम, इन सब का काम जो करने वाले हो गए, ये लोग इसमें थे। और ये लोग केवल इसी काम के लिए नहीं, बल्कि ये लोग जो है मंदिरों के लिए, राजमहल के लिए, बड़े बड़े भवन बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, जलाशय बनाने के लिए, इनके लिए भी ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब तक मिस्त्री नहीं होगा, लकड़ी का काम करने वाला नहीं होगा, कैसे काम चलेगा? ओके। इसी तरीके से एक और नाम मैं लूंगा, वो है सालियार। इनको हम कहते हैं कैकोलार। अब इस सालियार से याद रखिएगा, सालियार और जो कैकोलार है, ये बहुत बड़े, ये बेसिकली तो ये बुनकर थे, बुनकर कम्युनिटी थी। मतलब बुनकर मतलब ये देखिए, कपड़े बुनने वाले, कपड़े बनाने वाले, उस तरीके के उस कम्युनिटी के लोग थे। लेकिन ये इतने फेमस हुए, ये बहुत समृद्धशाली बन गए, बहुत पैसे वाले बन गए। और फिर उसके बाद ये जो मंदिर थे उस जगह पे, बीदर वगैरह के, वहां पर ये लोग बकायदा क्या दिया करते थे? ये मैं इस इलाके की पूरी बात कर रहा हूं। जो भी मंदिर होगा वहां पर जो भी आदमी अमीर हो जाता है, वो दान दक्षिणा करता है, दे पे द मनी, राइट। अब क्योंकि पहले इन्हीं के हाथ में था, सारा काम इन्हीं के हाथ में था, सालियार या कैकोलार कह लीजिए। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो है काम जो है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब जो कपास को साफ करने का काम, कपास में बहुत सारे बीज होते हैं, उसको साफ करना पड़ता है। इसको काटने का काम, जो आप यहाँ देख रहे हैं, काटने का काम, इसको फिर बाद में डाई भी करना होता है, रंगने का काम। और ये सब अलग अलग काम हो गए और अलग अलग कम्युनिटी इसको करने लगी। एक जरा चित्र आपको दिखा दूं जो इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये है एक शॉल है। देखिए ये शॉल है ना, इसका बॉर्डर है ये। आप देखेंगे साड़ी वगैरह जो होती है उसके नीचे एक फॉल होता है, बॉर्डर होता है, ये सब बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता था। अब इस जमाने में क्या हुआ, एक चीज बताऊंगा, शहर के कैसे भाग्य बदले। यानी कि कोई शहर बहुत ऊंचा उठ गया और जो ऊंचा था वो नीचे गिर गया। मैं आपको यहां पर ले जाता हूं अहमदाबाद। ये अहमदाबाद गुजरात की जगह बता रहा हूं। तो यहां पर कुछ ऐसे शहर थे जो व्यापारिक केंद्र यानी कि ट्रेड सेंटर्स में बहुत विकसित हो गए। लेकिन ये जो तंजावुर जैसे शहर थे, जो पहले बहुत इनकी इंपॉर्टेंस थी, वो बेचारे गिर गए। मतलब उनकी कहें कि इस व्यापारिक केंद्र के नाम से वो इतने बढ़ नहीं पाए या फिर सिकुड़ गए। यहां पर आप देखेंगे एक मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, खैर उस जमाने में तो बंगाल था, अब वो आप किस जगह चला गया, वो बांग्लादेश, ठीक। तो यहां पर या फिर उस बॉर्डर को आप कह लीजिए, जो मुर्शिदाबाद है, यहां पर जो सिल्क कपड़े, सिल्क, इसे रेशमी वस्त्र कहूंगा मैं, रेशमी वस्त्र, सिल्क का जो टेक्सटाइल थे, उसके लिए बहुत बड़ा एक केंद्र बन गया मुर्शिदाबाद, ठीक है। और 1707 की मैं बात बता रहा हूं, यह बकायदा बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन फिर उसके बाद इसी शताब्दी में यह डूब भी गया। सितारा इसका चमका, लेकिन डूब भी गया। क्योंकि हुआ ये कि यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि इंग्लैंड से जब कपड़ा आने लगा, तो मुर्शिदाबाद के लोग जो हाथ से बना रहे थे, वो इस मिल के बने हुए कपड़े को कंपीट नहीं कर पाए। और फाइनली क्या हुआ कि वो टिक नहीं सके। कुछ ऐसे शहर थे, हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। ये शहर उस जमाने में ये आगे बढ़े, इनका डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद ये धीरे धीरे इनका डाउनफॉल या पतन भी हुआ। मैं आपको दिखा दूं कि ये शहर सूरत गुजरात का शहर है, मसूलीपट्टनम यहां पर है, और यहां है हम्पी। और हम्पी विजयनगर डायनेस्टी की राजधानी थी। यहां पर हम्पी के बारे में हम बात शुरू करेंगे, और हम्पी की वास्तुकला और बाकी चीजें वाणिज्यिक तौर पे क्या चीज थी और कैसे वो बढ़ा, कैसे खत्म हुआ। तो हम्पी नगर जो है, मैं जरा थोड़ा सा इसको करीब ले जाऊं। ये जो हम्पी नगर है, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, अगर आप देखें तो यहां पर कृष्णा नदी है और यहां पर तुंगभद्रा नदी है। तो इनके दोआब पे है, मतलब बहुत ही फर्टाइल एरिया पे है। और सीधी सी बात है कि जो भी डेवलप होते हैं शहर, वो आमतौर पर ऐसी जगह होते हैं जहां पर पानी की व्यवस्था हो। तो एक तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के घाटी पर हम्पी नगर था। और 1336 की मैं बात करूंगा,
विजयनगर, विजयनगर जो डायनेस्टी है उसकी राजधानी था, उसका केंद्र स्थल था। और यहां पर हमें बहुत सारे खंडहर मिले हैं। यहां देखिए बहुत सारे खंडहर मिले हैं, और ये जो खंडहर है यानी कि जो भी इमारतें बनी होंगी वो टूट टाट गई, और आज उसका जो भी अवशेष हमें मिलता है, इससे एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता चलती है कि हम्पी की पूरी किलाबंदी हुई थी। यानी हम्पी शहर पूरी तरीके से फोर्टिफाइड था, किलेबंदी थी बहुत शानदार तरीके से। तो यहां पर होता यह था, इसमें अगर मैं थोड़ा आपको दीवारों पे ले जाऊं, तो दीवार में जो ईंटें लगती थी ना इस तरीके से, उनके बीच में कुछ लगाया नहीं जाता था। जैसे अगर आज हम देखें ईंटें लगाते हैं, उसके बीच में मसाला लगाते हैं ना, सीमेंट और बालू वगैरह का एक मसाला लगता है ताकि ये दोनों जकड़ जाए आपस में। उस जमाने में नहीं होता था। उस जमाने में, मैं हम्पी की बात कर रहा हूं, वहां करते क्या थे, जैसे एक ये पत्थर है और दूसरा पत्थर ये है, ऐसे। अब क्या किया, इन दोनों को लॉक कर दिया, इन दोनों को फंसा दिया। तो अल्टीमेटली कैसा हो गया, ऐसे, यूं मान लीजिए आप, यूं। तो ये इंटरलॉकिंग जो है, जिसे हम कहेंगे शिलाखंड, यानी जो पत्थर हैं उनको फंसा के गूंथ कर ये दीवारें बनाई गई थी। यहां पर आप देखिएगा ये एक दीवार, बुर्ज जिसे कहते हैं, फोर्ट हो, जैसे फोर्ट होगा ना, बड़ा सा फोर्ट होगा, ये पत्थर का बना होगा। तो जो बुर्ज होता है, मतलब बीच बीच में एक वॉच टावर होता है जहां पर सैनिक खड़े होते हैं और देखते रहते हैं। तो ये बुर्ज का एक चित्रण आप देख रहे हैं। अच्छा, हम्पी की जो वास्तुकला थी, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग थी। और यहां पर जो शाही भवन है, आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, जो अलग अलग शाही भवन है उनमें बहुत बढ़िया मेहराब मतलब होता है एंट्री, और गुंबद जैसे आपको मैंने ताजमहल बताया था, हमने हुमायूं टॉम देखा था, तो गुंबद थे यूं करके, ऐसे, मतलब छत पे इस तरीके से गुंबद थे। और यहां पर बहुत सारे जो स्तंभ हैं उसके बहुत बड़े बड़े विशाल कक्ष थे, बहुत बड़े बड़े विशाल से कमरे कह ले, अहाते कह ले, कोर्टयार्ड कह ले। और यहां पर मूर्ति रखने के लिए ना अलग अलग पार्ट बने हुए थे, जिसे हम आले कह रहे हैं। इसके अलावा यहां सुनियोजित बाग बगीचे यानी गार्डन्स थे, बहुत बढ़िया गार्डन्स थे। और जिसमें कमल तो आप जानते हैं, कमल, लोटस, और टोडो कौन सा हुआ, ये आप ये देखिए, इसको कहते हैं कॉर्बेल। ये जो टोडो है, तो इनके बगीचों में कमल और ये कॉर्बेल इससे सुसज्जित थे वो। और यहां पर ये मूर्तिकला इस तरीके से थी, आप देखिए कितनी शानदार मूर्तिकला यहां पर बनी हुई है। अब मैं आता हूं 15वीं और 16वीं शताब्दी। इसमें क्या हुआ कि जो 15-16 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर हम्पी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाणिज्यिक मतलब ये होता है कि भाई कमर्शियल, जहां पर चीजें खरीद फरोख्त होती है, पैसा जनरेट होता है, इकोनॉमी चलती है। और दूसरा कल्चरल मतलब ये होता है नाच गाना, या फिर कहें कि म्यूजिक और शिल्प कला, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो इसके लिए हम्पी बहुत ही फेमस हो गया था, बहुत बहुत नाम था उसका। और यहाँ के जो बाजार है उस जमाने में, क्योंकि वाणिज्यिक केंद्र बनी गया था, ये कमर्शियल केंद्र बनी गया था, तो यहां पर मूरों का मतलब क्या है, मूरों का मतलब यह है कि मुस्लिम सौदागर, जो सौदागर थे, मुसलमान सौदागर, एक तरीके से जितने भी मुस्लिम सौदागर थे उन सबको मिला के कंबाइंड नाम उनका मूरो कहा जाता था। एक तो ये मूरो हो गए, और इसके अलावा कौन कौन हो गए, एक मूरो हो गए, और साथ में आपके चेट्टी, मैंने आपको बताया था चेट्टियार, तो ये बड़े फेमस व्यापारी गण हैं। और पुर्तगाली मतलब विदेश के बारे में बता रहा हूं, जो पोर्चुगीज लोग थे वो बहुत सारे लोग, और उनके जो एजेंट्स थे, उनके जैसे हम आज कहते हैं कि दलाल, वो लोग बहुत सारे यहां पर रहा करते थे, मिलते थे यहां पर। अब जहां जो मंदिर है यहां पर, अब यह देखिए, अब हम्पी का ही मंदिर है ये। तो जो मंदिर है वो मेन सारी सांस्कृतिक गतिविधियां यही होती थी, नाच गाना गायन कला, सारी संस्कृति से रिलेटेड यहां काम होते थे। और यहां पर देवदासी प्रथा थी। देवदासी मतलब एक महिला जो भगवान के लिए उनको डिवोट कर दिया गया। तो ये जो है, ये आपके शिव मंदिर है, लॉर्ड शिवा का मंदिर है। यहां पर ये राजा के सामने, मतलब यहां पर किंग बैठे होंगे, यहां पर और भी उनके
जो किंग के करीब लोग होंगे यानी कि किंग फैमिली वाले लोग हो गए, और जो बड़े लोग होंगे उनके सामने, और सामने देव प्रतिमा मतलब कृष्ण भगवान, मतलब ये लॉर्ड शिवा कर देता हूं, किंग की फैमिली, बड़े बड़े लोग, उनके सामने ये देवदासियां नाच गाना या कहें नृत्य किया करती थी। अच्छा, एक और चीज है यहां पर, जो महानवमी का पर्व है ना, महानवमी जिसको हम नवरात्रि भी कह रहे हैं, ये यहां का मेन पर्व था, मेन पर्व। तो इस समय मेन यहां पर जैसे दिवाली होली होती है उस तरीके से नवरात्रि वहां पर था। और एक ऐसा महानवमी पंच मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मंच, एक ऐसा कहे आलिशान सिंहासन दिखाना चाहता हूं, या फिर सिंहासन तो नहीं है, एक ऐसी जगह जहां पर राजा और बाकी लोग बैठ के इस सब चीजों का आनंद लिया करते थे। तो आप ये देखिए कि ये है महानवमी प्लेटफॉर्म हम्पी, यानी राजा बैठते थे यहां पर, ऐसे बैठते थे, और यहां पर जो भी सांस्कृतिक एक्टिविटी हो रही है वो देखा करते थे। साथ में कि जितने भी अतिथि आते थे उनका आदर सत्कार कि भाई आइए बैठिए, भगत किया करते थे। और ये लोग जो उपहार लेके आ रहे हैं साथ में, वो सब भी राजा यहां पर बैठ के लिया करते थे। तो ये जो चीज है, और यहां पर क्या क्या काम होते थे, जैसे मैंने बताया सांस्कृतिक काम जिसमें नृत्य हो गया, डांस, संगीत हो गया, और मल्ल युद्ध, कुश्ती, रेसलिंग। मल्ल युद्ध होता है कि दो लोग आपस में भिड़ते हैं, एक को चित करना होता है, तो ये मल्ल युद्ध यहां पर होता था और ये सब लोग बैठ के देखा करते थे। फिर हुआ ये कि अगर आप इस जगह को देखें, हम्पी को, इसके आसपास कौन कौन से शासक हैं, आपका ये बीजापुर हो गया, ये गोलकोंडा हो गया, यहां आपका ऊपर की तरफ अगर आएंगे तो थोड़ा इस जगह पे आएंगे तो आप देखेंगे कि अहमदनगर है और बीदर है, बरार। तो इसके आसपास जो है ना, बीदर, बरार, गोलकुंडा, ये सब जो है ना, दिल्ली खासतौर में अगर मैं इसकी हम्पी की बात करूं तो 1565 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें एक तो डेक्कन के जो भी सल्तनत है, गोलकुंडा, मैं एक एक अक्षर लिख देता हूं, गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, बरार हो गया और बीदर। तो इन्होंने इसको, हम्पी को एक तरीके से, क्योंकि लड़ाई होती रहती थी, इनकी लड़ाई के कारण ये बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो हम्पी इस तरीके से बढ़ा और कम हुआ। अगर मैं बात करूं सूरत की, तो सूरत कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, क्योंकि सूरत एक तरीके से एंट्री है। यहां देखिए, ये सी रूट वाला शहर, मतलब पत्तन है बेसिकली, ये तो पोर्ट है, तो यहां से एंट्री होती है। तो यहां इस खाड़ी को मैं यहां बता दूं आपको, एक यहां पर खाड़ी है, ये जो ये ऐसा पोर्शन मिलता है ना आपको, इसको हम खाड़ी कहते हैं। ये जो खाड़ी है इसको हम कहते हैं खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, या इसको कैम्बे भी कहते हैं, कैम्बे। तो आज का जो खंबात है, तो उस जमाने में कैम्बे, एक तो सूरत और फिर उसके बाद अहमदाबाद। तो जो सूरत है और अहमदाबाद, ये गुजरात में जो पश्चिमी व्यापार हो रहा था, गुजरात का जो इस यहाँ के आप ये थोड़ा सा सोचिएगा कि यहां पर कौन कौन से देश हैं, वहां से इनका व्यापार जो हो रहा था, इसके लिए ये जो सूरत है साथ में अहमदाबाद, ये बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र या वाणिज्यिक केंद्र बन गए थे। और जो सूरज यहां इस जगह पे अगर आप आएंगे, अरब की खाड़ी पे जाएंगे, तो ओरमुज की खाड़ी है, यहां पर पूरा का पूरा जितना भी यहां से लोग आते थे, और अफ्रीका से भी आ रहे हैं, तो ये सारा का सारा यहां पर एंट्री यहीं से होती थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एंट्री नहीं हो रही है, एग्जिट भी हो रही है। कैसे? यहां के लोग भी जाते थे अलग अलग जगह व्यापार करने, और उस जमाने में जो यहां पर अरब है, इधर पे अरब है, मक्का मदीना सऊदी अरब, वहां पर जो लोग मुसलमान समुदाय के लोग जो हज के लिए जाते थे, तो वो जाते सूरत से ही थे। कहां से थे? हवाई जो पानी का जहाज है वो यहीं से रवाना होता था। कहां से? सूरत से। तो एक चीज और है कि सूरत एक मल्टी कल्चरल, मल्टी नेशनल शहर था, यानी इसे कहेंगे सर्वदेशीय। इसका मतलब यहां पर सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग एक साथ रहा करते थे। अगर 17वीं शताब्दी की तरफ ले जाऊं मैं आपको, तो वहां पर पोर्चुगीज हो गए, डच, पोर्चुगीज तो समझ गया, पुर्तगाल के लोग, डच मतलब हॉलैंड के लोग, और अंग्रेज ऑफ कोर्स इंग्लैंड के लोग। तो यहां पर इन लोगों के एक तो यहां पर कारखाने थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाली बात है, और साथ में माल गोदाम, यानी कि आप कहें वेयर हाउसेस, माल गोदाम, सामान रखने की जगह। ये आप इनको देखिएगा, इनका नाम है, ये बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे, हिस्टोरियन, इनका नाम है ओविंगटन। ये जो ओविंगटन है, इन्होंने 1689 में जो सूरत बंदरगाह है उसका एक वर्णन करते हुए बताया कि ये इतना बिजी था कि यहां पर इसके सूरत पोर्ट के पास
एक समय अगर आप देख लें किसी एक पॉइंट पे, किसी के इंस्टेंस पे, तो 100 से भी ज्यादा जहाज लंगर डाल के, लंगर मतलब लंगर जहाज तब डालता है जब उसको वहीं खड़ा रहना होता है, बहुत हैवी सा एक क्रॉस से निशान से वो उसको नीचे डाल देते हैं और फिर शिप मूव नहीं करता है। तो यहां पर एक साथ 100 एक खड़े देखे जा सकते थे, ये ओविंगटन ने बताया है। तो वाणिज्यिक केंद्र क्या हुआ, जहां पर उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्शन होता है और माल को खरीदा बेचा जाता है, मतलब खरीद फरोख्त होती है। अच्छा, सूरत में बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जिसमें होता क्या था, कपड़े, सूती, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉटन टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं मैं, सूती कपड़ा। तो ये थोक तो हो ही रहा है, यानी होलसेल, और साथ में फुटकर, फुटकर यानी एक साथ, होलसेल मतलब होता है एक साथ बहुत सारा बेचना, फुटकर मतलब होता है जैसे आपके घर के पास की दुकान है, वो होलसेल से लाता है, थोक से लाता है, फुटकर में बेचता है। यहां पर सबसे फेमस ये थी कि जो जैसे ये वस्त्र है, इसके जो गोटा किनारे है ना, इसमें जरी का काम होता था। जरी एक बहुत चमकीला चमकीला सा धागा होता है, उसका काम यहां पर होता था, बहुत सुंदर लगता था ये। और इसके लिए क्या हो गया कि आप देखिए, ये पश्चिम एशिया हो गया, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये पश्चिम एशिया में बता रहा हूं, अफ्रीका इधर हो गया, और यूरोप, इन सब में ये जो बाजार जो बन गए थे, वो बाजार चाह ही रहे थे कि भाई हमें ये जरी का सामान मिले और कॉटन टेक्सटाइल मिले। और जितने भी लोग आते थे, जैसे मैंने बताया, मल्टी फैसेटेड था, मल्टीपल लोग आते थे, व्यापारी के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। तो जितने भी लोग आते थे उनके लिए इन्होंने रेस्ट हाउस बना रखे थे, विश्राम गृह, ताकि इनको कोई भी दिक्कत ना आए। मनोरंजन के लिए सारे सामान थे, मतलब भव्य बड़े बड़े भवन बने हुए थे यहां पर। दो लोगों का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा यहां पे, एक तो काठियावाड़ सेठ, काठियावाड़ी, ये एक तो ये हो गए, और महाजन, दो लोगों की बात मैं करूंगा। इनकी ये जो साहूकार थे, साहूकार मतलब होता है मनी लेंडर, जो पैसा लेते हैं और उसको आप कहें कि किसी इंटरेस्ट पे आपको देते हैं और फिर वो इंटरेस्ट के साथ वापस लेते हैं। तो ये काठियावाड़ी और महाजन ये लेंडिंग का काम करते थे, साहूकार कंपनियां थी। इतनी अच्छी साहूकारी कंपनियां थी, इतनी फेमस थी कि यहां पर चलती थी हुंडी। हुंडी का मतलब ये है कि आपको ये साहूकार दे देगा ये हुंडी बना के, मतलब कागज होता था, और उसके बाद आप गए यूरोप में किसी भी जगह पे और आपने ये कागज पेश कर दिया तो उतने पैसे आपको मिल जाते थे। समझ रहे हैं आप? ये हुंडी का मतलब ये होता है, एक ऐसा दस्तावेज है, यानी कि अगर आप इस आदमी ने 100 रुपए जमा करा दिए तो वो इसे 100 रुपए की एक हुंडी दे देगा, उसको पैसे लेके जाना नहीं पड़ेगा, और फिर यहां जाके जब ये हुंडी दिखाएगा तो इसको 100 रुपए यहां से वापस मिल जाएंगे। इतनी वैल्यू थी हुंडियां, मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू, इस मतलब लोग मानते थे कि भाई सूरत इतनी बड़ी जगह है और इतना बड़ा वाणिज्यिक केंद्र हो गया कि अगर आप इजिप्ट में जाएं, इजिप्ट तो काहिरा, ये इजिप्ट हो गया, इराक में इजिप्ट हो गया, इराक में आपका बसरा हो गया, और इसी तरीके से बेल्जियम में एंटवर्प, यहां पर अगर हुंडी लेके जाते थे लोग तो इसकी मान्यता थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटवर्प में इसका गोल्ड ये डायमंड का काम होता है, राइट। तो ये सारी चीजें तो हुई, ये सारी चीज तो हुई। इसके अलावा धीरे धीरे जो 17वीं शताब्दी के अंत में ना, फिर ये सूरत धीरे धीरे खत्म होने लगा। कारण क्या था कि एक तो मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य जैसे खत्म होगा तो भाई बाजार भी बंद हो रहे थे, बाजार भी खत्म हो रहे थे, उत्पादकता कम हो रही थी। और दूसरा ये होता है कि जो पोर्चुगीज थे उन्होंने जितने भी समुद्री मार्ग थे इन पे कंट्रोल कर लिया था। और फिर जो मुंबई है, जिसको हम पहले बंबई कहते थे, बॉम्बे, ये इससे प्रतिस्पर्धा होने लगी थी, क्योंकि अब ये जो शहर है ये आगे बढ़ने लगा था। और क्योंकि यहां पर 1668 की मैं बात बताऊं, जो अपने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने अपना जो मुख्यालय है वो यहां स्थापित कर लिया था। कहां पर? इस जगह पे, मुंबई। लेकिन सूरत ने ऐसा नहीं हुआ आज की आज ये कोई जर्जर अवस्था में, आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर है। गुजरात का जो सूरत है ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। अब मसूलीपट्टनम की बात करते हैं, ये मसूलीपट्टनम है, यहां पर देखिएगा। अब आप आंध्रा की तरफ आ जाइए, ओके। तो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम एक ही बात है, एक ही शहर का नाम ले रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जब भी आपसे कहता हूं कोई बड़ा शहर, तो वो कहीं ना कहीं नदी के आसपास होगा। तो कृष्णा नदी का जो यहाँ पर डेल्टा है वहां पर है, ठीक। और इसमें जो ये जो है ये हॉलैंड, पहले मैं हॉलैंड मतलब डच, नीदरलैंड्स, तो हॉलैंड और इंग्लैंड, तो दोनों ही जो देश है, इनकी जो ट्रेडिंग कंपनियां थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी।
EIC कर देता हूं, इन दोनों ने यहां पर मसूलीपट्टनम में कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया कि भाई हमें मसूलीपट्टनम मिल जाए। क्यों, ऐसा कारण क्यों था? क्योंकि ये जो मसूलीपट्टनम है इस जमाने में, इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट तट बन गया था, क्योंकि यहां पर बंबई था, यहां पर सूरत था, ऐसे बहुत सारे तट थे, पत्तन थे, पोर्ट थे, लेकिन यहां का क्या, इस जगह पे तो नहीं था ना कोई। तो उसके लिए जो मसूलीपट्टनम डेवलप हुआ, और फिर जो मसूलीपट्टनम का इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कि यहाँ का जो किला है, मसूलीपट्टनम का जो किला है, फोर्ट है, वो भी किसने बनाया? वो बनाया हॉलैंड वासियों ने। जो मैं हॉलैंड कह रहा हूं ना, डच, हॉलैंड या डच, इन लोगों ने बनाया यहाँ पर। एक ईस्ट इंडिया का गुमाश्ता था विलियम मैथवर्ल्ड, इन्होंने 1620 के बारे में बताया था कि गोलकोंडा जो है एक पतन है, और यहां पर जो कंपनियां हैं अपना एजेंट रखती है, राइट, अपने एजेंट रखती है। छोटा सा शहर है, ज्यादा कोई वो नहीं है, कोई इसका चार दीवारी भी नहीं है, और मतलब उसने बताया कि ये मछुआरा वाला नगर है, ठीक, इसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई दम नहीं है इस शहर में, ऐसा उसने बताने की कोशिश की। अब यहां गोलकुंडा की बात अगर मैं करूंगा कि यहां पर जो थे शासक थे वो थे कुतुब शाही। मैं गोलकुंडा की बात कर रहा हूं, यहां पर जो शासन कर रहे थे वो थे कुतुब शाही QS। अब इन्होंने क्या किया, कपड़े, मसाले और बाकी ऐसी जो चीज थी बिक्री हो रही थी, उस पर कहा कि भाई हमारा अधिकार है। उसका अधिकार इसलिए था कि ऐसा ना हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी चल रही है, या ये लोग अमीर भी हैं और बहुत जगह इन्होंने हाथ भी फैला लिए हैं, पैर भी फैला लिए, तो उनका कंट्रोल इन सब, ऐसा ना हो कि एकाधिकार हो जाए, यानी कंपनी टेक ओवर ना कर ले, तो इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। अब जो अलग अलग व्यापारी थे, जैसे आप कहिए कि जो गोलकुंडा के, जीसी कर देता हूं, जीसी के जो कुलीन वर्ग थे, यानी कि जो अमीर लोग थे, कुलीन वर्ग कर लीजिए, और फिर जो फारसी सौदागर थे, फारसी सौदागर कर देता हूं। एक और तेलुगु के बारे में बताया था आपको, चेट्टियार, ये हो गया। और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, ये इन्होंने, इन सब ने मिलकर ये जो मसूलीपट्टनम है, इसको एक तो आबादी वाला, बहुत घनी आबादी वाला शहर बना दिया, और साथ में क्योंकि ये सब ट्रेडिंग कम्युनिटी से आते थे, इन्होंने इसको बहुत बड़ा समृद्धशाली शहर भी बना दिया। कहने का मतलब कि यहां पर वाणिज्य वाले काम होने लगे, पैसे वाले काम होने लगे। ओके, हुआ यह कि जब जो मुगल्स थे, उन्होंने गोलकुंडा यहां पर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, तो यहां पर एक सूबेदार था, इस जगह पे एक सूबेदार था गोलकुंडा का, उसका नाम था मीर जुमला। इसने क्या किया, क्योंकि वो खुद भी एक सौदागर ही था, खुद भी एक ट्रेडर था, उसने क्या किया कि जो हॉलैंड वाले हैं और जो इंग्लैंड वाले हैं, इनको आपस में लड़ा दिया, भिड़ाना शुरू कर दिया। और हुआ फिर उसके बाद ये कि फाइनली औरंगजेब ने 1686 और 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा इसको अपने अंडर में मिला लिया। ठीक, गोलकुंडा को अपने अंडर में मिला लिया। अब हुआ क्या कि भैया यूरोपियन कंपनियों को कोई ना कुछ तो देखना पड़ेगा। अब तो मुगल ने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो इनको अपने दूसरे विकल्प ढूंढने पड़े कि अब क्या करें, क्या नहीं करें। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए कि हम कोई भी अगर शहर ढूंढे ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये केवल एक ही चीज काम कर रहा हो, यानी ये राजनीति वाला भी काम करे हमारे लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा हो कि भाई हम प्रशासन कर सके, और कमर्शियल एक्टिविटी भी यहां पर हो सकी। तो एक ही शहर ऐसा क्यों ना हो। तो कंपनी के जो व्यापारी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मुंबई, जैसे मैं बता रहा हूं कि एम कर देता हूं, आज की जो मुंबई है, कोलकाता, पहले कलकत्ता थी, ये के कर देता हूं, कोलकाता, आज कोलकाता है, और मद्रास, यानी मुंबई और आपका मद्रास हो गया यहाँ पे, मद्रास और ये कोलकाता, ये जो तीन हैं, इस जगह ये लोग चले गए। तो हुआ ये कि जो मसूलीपट्टनम इतना इसका हाई राइज हुआ था, बेचारे धीरे धीरे इसका व्यापार खत्म हो गया। और अगर आज आप जाएंगे तो आपको केवल मतलब एक नॉर्मल सा शहर लगेगा, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त थी शहर और इतना चला था ये उस जमाने में। अब नए नगर और व्यापारी की जहां तक हम बात करते हैं, तो मैं 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ कि यूरोप के जो देश थे वो कुछ, उनका काम ये था, क्योंकि मेन चीज क्या थी, हमारे यहाँ क्या फेमस था, हमारे यहाँ एक तो मसाले फेमस थे, कपड़े फेमस थे, इसके लिए तो वो बिल्कुल मतलब यहां वहां ढूंढ रहे थे। और क्योंकि जो अगर आप यूरोप की बात करें और फिर आप जो पश्चिमी एशिया की बात करें, मैं पश्चिमी एशिया कर देता हूं इसको, तो यहां पर इस चीज की बड़ी मांग थी, बहुत ज्यादा मांग थी। तो हुआ ये कि जो हॉलैंड वासी हैं और जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी
हॉलैंड और इंग्लिश, ये तीनों ही, क्योंकि ये लोग बहुत इधर उधर निकले, कई जगह इन्होंने अपनी कॉलोनियां बनाई, तो इन्होंने क्या किया कि भाई अपने पूर्व में, उत्तर नॉर्थ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इनका जो पूर्व है, मतलब अगर आप यूरोप यहां देख ले तो पूर्व इस जगह के लिए यहां पर इन्होंने अपनी जो जो भी कमर्शियल एक्टिविटी थी इसको बढ़ाना था, उसके लिए इन्होंने सबने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा मतलब समझ लीजिए कि ट्रेडिंग कंपनी, जो अलग अलग देश में जाके व्यापार करेगी। तो हुआ ये कि जब लोग यहां पर ये आए तो मेन दो लोगों का नाम लूंगा, एक तो मुल्ला अब्दुल गफूर, पहले पहले अक्षर लिख रहा हूं, और दूसरे थे आपके वीरजी वोरा। कौन कौन हो गए? मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा। अब ये उस जमाने में इंडियन व्यापारी थे और इनके पास बहुत सारे जहाज हुआ करते थे। तो पहले तो इन्होंने इनसे लोहा लेने की कोशिश की, या ये कहें कि भाई इनके सामने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये यूरोपियन कंपनी थी, इनके पास नौसेना की शक्ति बहुत ज्यादा थी, यानी कि नौ शक्ति बहुत थी, यानी कि जहाज इनके पास बहुत ज्यादा थे, और नौसेना की शक्ति मतलब इनमें कैनन वगैरह भी हुआ करते थे। तो फाइनली जो है ये जो जितने भी बड़े बड़े नाम मैंने लिए, कि चाहे वो अब्दुल गफूर हो या फिर वीरजी वोरा हो, इनको फिर एक एजेंट की तरह ही काम करना पड़ा। किनके अधीन? इन लोगों के अधीन। किनके अधीन? इन लोगों के अधीन। और फिर फाइनली क्या हुआ कि भाई कौन कौन लोग रहे थे? इंग्लिश भी थे, हॉलैंड वासी भी थे, मतलब डच भी थे और फ्रांसीसी भी थे। लेकिन फाइनली ये देखा गया कि जो अंग्रेज थे, ये फाइनली सबसे सफल हुए, यानी कि एक तो ये कमर्शियल तौर पे और साथ में ये राजनीतिक, यानी कहें कि एक पॉलिटिकल वे में भी ये काफी इनकी शक्ति बढ़ी और ये यहां पर आके स्थापित हो गया। फिर उसके बाद काफी चीजें चेंज हुई, आपको पता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी चीज थी कि वस्त्र, हर जगह वस्त्र वस्त्र वस्त्र, कपड़े चल रहे थे या मसाले चल रहे थे बस। तो वस्त्रों का इतना काम बढ़ गया कि जितने भी लोग थे उन्होंने अपना सब काम छोड़ के, एक तो कताई का काम, बुनाई का काम, धुलाई का काम, रंगाई का काम, जितने भी काम हो सकते हैं कपड़े से रिलेटेड, उन सब में इन्होंने आना शुरू किया। और शिल्पों का भी विस्तार हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे जो शिल्प जन थे या कपड़े बनाने वाले थे, जो भी काम करते थे, वो काम कर रहे थे पेशगी वाली प्रणाली पे। अब पेशगी वाली प्रणाली का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई शिल्प जन है या आप कपड़ा का काम करते हैं, तो यहां पर आप यूरोपीय एजेंट से पैसा ले लेंगे, पैसे ही मान लीजिए आपने 1000 रुपए ले लिए। अब इससे आप सामान भी पहले ही पैसे मिल जाते थे, तो आप अपना सामान, आपको अपना जो भी प्रोवाइड हो रहा है उसके हिसाब से आप वही कपड़ा बनाएंगे, वही डिजाइन बनाएंगे जो आपको इसने कहा है। यानी कि आप स्वतंत्रता नहीं थी आपकी, आप अपना कोई डिजाइन है या अपना कोई भी कपड़ा है या किसी और को बेचना है, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इन्हीं से पैसा लिया है, आपको इन्हीं के लिए बनाना है और इन्हीं के हिसाब से बनाना है, राइट। तो यहां पर हम 18वीं शताब्दी पे अगर आ जाएं तो मुंबई, कोलकाता और मैड्रास, यहां पर क्या हुआ, ये जो शहर है, ये बहुत बड़े बड़े शहर, आज भी बहुत बड़े शहर हैं, ये आज के प्रमुख महानगर हैं, ये बहुत बड़े शहर बन के इनका विकास हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे, चाहे आप शिल्प की बात करें, शिल्प मतलब होता है जो आर्टिस्टिक काम होता है, शिल्प हो गया या वाणिज्य हो गया, कमर्शियल एस्पेक्ट देख लें, इन दोनों में ही ये सब लोग आगे रहे। और जितने भी यहाँ पर कारीगर थे जो शिल्प का काम करते थे, जो काम करते थे, और साथ में जो ट्रेडर्स थे, जो सौदागर थे, हुआ क्या कि यहां पर इन लोगों को अलग से घेटवाइजेशन हो गया। यानी कि पूरा एक मद्रास है तो इनको कोने में छोड़ दिया गया और एक छोटा सा इनका ब्लैक टाउन नाम की जगह बना दी गई। ये देखिए आप ब्लैक टाउन एक चित्र देख रहे हैं मद्रास का ये, तो यहां पर इनको बेचारों को एक तरीके से धकेल दिया गया, क्योंकि जो गोरे शासक थे, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, ये इंग्लिश, आपको अब सब कुछ अंग्रेज चल रहा है। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भी हिंदुस्तानी लोग थे जो काम वाम करते थे, उन सबको घेटवाइज कर दिया। घेटवाइज का मतलब होता है मार्जिनलाइज, मतलब एक कोने में धकेल दिया। जैसे आज अगर आप मुसलमान और दलितों को देखते हैं, हमने पूरी तरीके से घेटवाइज कर रखा है, मार्जिनलाइज कर रखा है। उसी तरीके से उन लोगों को उस जमाने में इसको ब्लैक टाउन कहा करते थे। और जो गोरे थे, अगर मैं मद्रास की बात करूं तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता में अगर आप देखें तो फोर्ट सेंट विलियम, ये बड़ी बड़ी जगह हैं, आज भी हैं। वहां पर बड़ी बड़ी कोठियां में ये जो अंग्रेज लोग हैं ये आलीशान तरीके से रहते थे, राइट। तो ये एक चित्र यहां पर देखिएगा, ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत का है। बंबई की एक सड़क है, बहुत सारे काम होते थे। बंबई बहुत बड़ा शहर है उस जमाने में भी, आज भी। मैं आपको ले जाना चाहूंगा उस जमाने में और क्या हो रहा था। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। हुआ ये कि वास्को डी गामा जो है ये पोर्चुगीज है,
वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो है ये पोर्चुगीज है। इन्होंने क्या किया, जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, इसमें एक केप ऑफ गुड होप जगह है, मतलब एक कहें कि संधि है या इलाका है, वहां से निकले और फिर उसके बाद जो हिंद महासागर है इसको पार किया और हिंदुस्तान पहुंच गए। एक साल से ज्यादा इनको समय लगा, पहली चीज तो ये है। और यहां पर ये जो कालीकट में आए थे, अगर मैं यहां दिखा पाऊं, ये इस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक, मतलब आज का जो केरल है वहां पर जो कालीकट है वहां पर ही आए। और कब आए थे ये? 1498 में आए। और कहां आए? कालीकट, हिंदुस्तान में, तब यहां पर आए। और फिर उसके बाद अगले साल ही ये लौट गए, उनकी जो राजधानी थी लिस्बन में लौट गए। इस यात्रा के दौरान ये जो लाए थे 4 जहाज लाए थे, तो 2 तो इसमें बेचारे टूट गए, नष्ट हो गए। 170 यात्रियों के साथ आए थे ये बेचारे, केवल मात्र 54 बचे, ओनली 54 बचे। उसके बाद ये इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया, इन्होंने जो रास्ता पकड़ा, वो ही आगे चल के जो इंग्लिश है, अंग्रेज, हॉलैंड यानी कि डच, और साथ में फ्रांसीसी, इन नाविकों ने जो समुद्री यात्रा करते थे, उन्होंने इन्हीं वास्को डी गामा का रास्ता ही पकड़ा। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक और यहां पर आप देखेंगे, एक इटालियन कहीं एक्सप्लोरर भी रहे, बहुत बड़ा नाम है ये, इनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस, सीसी लिख रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर अच्छा ठीक है, ऐसा है, ये यूरोप है, ठीक, अगर यहां से इंडिया पहुंचा जा सकता है, ये इंडिया है, तो क्योंकि पृथ्वी गोल है तो मैं यहां से अगर जाऊं तो भी पहुंच जाऊंगा, पृथ्वी तो गोल है ना। तो इन्होंने सोचा मैं यहां की तरफ निकलता हूं। तो ये यहां से यूरोप से इस तरफ ना होके, जो कि आपके इन्होंने लिया था वास्को डी गामा ने, वो इधर से ना लेके उन्होंने ये रास्ता लिया। अब ये रास्ता इन्होंने लिया तो सही, यानी कि जो अटलांटिक महासागर है उसको, ये जो अटलांटिक ओशन है, इसको इन्होंने क्रॉस किया और यहां पर पश्चिम की ओर ये यात्रा करते रहे। और यहां पर आप कहां पहुंच गए, कि उन्होंने कहा कि ये तो गोल है, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा इंडिया। वो यहां पहुंच गए इस इलाके में, और इसी को कहते हैं वेस्ट इंडीज। इसी का नाम आया, इंडिया ढूंढने निकले थे और इंडीज पहुंच गए, इसलिए वेस्ट इंडीज। ये जो भाग हुआ, ये ईस्ट अगर है तो इसको इन्होंने वेस्ट इंडीज का नाम दिया, और वेस्ट इंडीज इस तरीके से चला गया। 1492 में ये वेस्ट इंडीज के तट पे पहुंचे थे। कौन सा पहुंचते थे? क्रिस्टोफर कोलंबस, ध्यान रहेगा। उसके बाद तो खैर अमेरिका और ये सब लोग ने यहां पर आए, और जो भी हुआ वो तो खैर हिस्ट्री है। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।